अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें, राइट, कि भाई हमारा इंसुलिन सेफ है कि नहीं। देखिए बहुत साल पहले जब हमें इंसुलिन फैक्ट्री में बनाना नहीं आता था, तब पिग्स और काउज में से लेके इंसुलिन को बनाते थे। तो उस टाइम पे इंसुलिन की बहुत सारी एलर्जीज होती थी नो, क्योंकि ये एनिमल डिराइव्ड इंसुलिन है। पर धीरे 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 हमने इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर सीखा, हमने देखा कि इसमें कैसे मॉलिक्यूल्स को अटैच किया जाता है, और धीरे धीरे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस चीज को फैक्ट्री में बनाना शुरू किया। सो एक बार हमने ये चीज फैक्ट्री में बनाना शुरू की तो अब इससे बिल्कुल एलर्जी होती नहीं है, राइट। तो कोई भी पेशेंट बिल्कुल भी एलर्जी या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नो उसको रिजेक्ट नहीं करता है। सो हमारा जो इंसुलिन है, जो हम इतने काफी सारे सालों से यूज कर रहे हैं, वो एकदम प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ इंसुलिन है, जिससे कोई एलर्जी, कोई बॉडी में नुकसान नहीं होता है। सो अमन, क्या ये आपका डाउट सॉल्व करता है बेटा? Yes, ma'am. Absolutely. Okay. So I'll just move on to the next slide. Yes. Ma'am, so I would like to ask that what are the different insulins available in market? कौन से अलग अलग जाति के इंसुलिन उपलब्ध है मार्केट में? Yes, Ruchi ma'am. Yes, ma'am. Can we move on to this next slide, please? Okay. So हम लोग जो हमारे ज्यादातर बच्चे, आई थिंक मोर देन 90% बच्चे जिस प्रकार के इंसुलिन पे है या जिस प्रकार की इंसुलिन थेरेपी पे है, उसको हम बोलते हैं बेसल बोलस रेजिम। ओके, सो बेसल बोलस रेजिम में हमारे पास बेसल इंसुलिन है और बोलस इंसुलिन होते हैं। बेसल इंसुलिन होते हैं जो लंबे टाइम काम करते हैं, मतलब ये 12 से लेके 24 से 36 घंटे तक काम करते हैं। इनमें कौन कौन से प्रकार के इंसुलिन हमारे पास है? एक है डेटमीर, जो राइट साइड पे जो लिखा है वो मार्केट में जो नाम से अवेलेबल है। सो आप अपने जो इंसुलिन बच्चे के चल रहे हैं उसके साथ कोरिलेट कर सकते हो। लेवेमीर है, लैंटस, बेजलॉग और ग्लैरिटस, ये तीनों एक ही प्रकार के अलग अलग कंपनी के इंसुलिन है जिसमें ग्लार्जिन होता है। ट्रेसिबा नाम का एक नया इंसुलिन आया है नोवो नॉर्डिस्क का, जिसमें डेग्लुडेक नाम का इंसुलिन होता है जो काफी लंबे टाइम काम करता है। और एनपीएच मतलब जो अभी हम इतना यूज नहीं करते हैं, जो बच्चे सुई पे होते हैं या सिरिंजेस पे होते हैं, उनमें वो जो हरे रंग का इंसुलिन या जो हम टिपिकली बोलते हैं छाछ जैसा इंसुलिन, वो जो यूज करते हैं वो इंसुलाटार्ड होता है, या वो इंसुजिन एन के नाम से मिलता है। बोलस इंसुलिन में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग, मतलब जो बहुत फास्ट काम करता है। एक है रैपिड एक्टिंग और तीसरा है शॉर्ट एक्टिंग, मतलब रेगुलर इंसुलिन। अल्ट्रा रैपिड इंसुलिन अभी नया लॉन्च हुआ है जिसका नाम है फियास्प। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में यूमलॉग, नोवो रैपिड और एपिड्रा, बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंसुलिन पे होते हैं। इन सब में तत्व अलग होता है, बट प्रैक्टिकली सारे ये जो इंसुलिन है इनका फंक्शन सिमिलर ही होता है। सो यूमलॉग, नोवो रैपिड और एपिड्रा का मोर और लेस इनका काम सिमिलर होता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मतलब रेगुलर इंसुलिन। सो रेगुलर इंसुलिन जो हम टिपिकली बहुत सारे बच्चों में यूज होता है, उसमें एक्ट्रापिड, इंसुजिन आर, यूमिंसुलिन आर, वोसुलिन आर, ये सारे अलग अलग कंपनी के इंसुलिन है, बट इन सभी में एक ही इंसुलिन है जिसका नाम है रेगुलर इंसुलिन। ओके, सो थोड़ा हम कोशिश करते हैं ये सारे इंसुलिन कैसे काम करते हैं वो जानने की। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज बीच में अनम्यूट मत कीजिए, चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिख दीजिए या तो हैंड रेज कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल ट्राई टू कवर दोस क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, व्हाइल वी आर डूइंग दिस, रुचि मैम, हम क्या सबको बोले कि अभी उनका कौन सा इंसुलिन चल रहा है उसके ट्रेड नेम वो चैट बॉक्स में डाल दे, ताकि सबको भी पता चले कि कौन कौन से इंसुलिन पेशेंट्स ले रहे हैं। तो आप जो भी इंसुलिन ले रहे हो जस्ट चैट बॉक्स में अनम्यूट मत करना, चैट बॉक्स में आपका इंसुलिन जो है वो जस्ट डाल देना, ठीक है? ओके, सो मोर और लेस हम सारे हमारे बच्चे इनमें से कोई ना कोई इंसुलिन पे होते हैं। तो यस, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। यस, सो आई थिंक हम जो यूज करते हैं वो सभी इंसुलिन का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है किसी बोलस से और एक होता है बेसल इंसुलिन से।
हम थोड़ा शांति से ये चीज समझाएंगे, क्योंकि आई थिंक ये सब बहुत ही बेसिक्स है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हर पेरेंट का ग्रास्पिंग बहुत फास्ट नहीं होता है, तो विल गो स्लो एंड स्टडी। ठीक है मैडम, आपका आवाज थोड़ा मास्ट आ रहा है। इट इज लाइक अभी क्लियर है? हाँ, यस यस यस, ओके। Okay. सो हम बहुत ये चीज जो है कंसेप्ट ये समझना बहुत जरूरी है। सो विल गो स्लो एंड स्टडी। यस, सो Okay. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। अमान, how the insulins are different from each other? सारे इंसुलिन अपने आपने अलग कैसे है? यस, उनका यूज हमने इतना सारा इंसुलिन आपको लिस्ट दिया ना कि बेसल है, ये बोलस है, पर ये सब इंसुलिन एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? ये इंसुलिन अलग होते हैं, वो कितना जल्दी काम करते हैं, उनका पीक इफेक्ट कितने घंटों के बाद आता है, बॉडी में कितने घंटे काम करते हैं, और क्या वो बेसल है या बोलस है। तो इस तरह से हम हर एक इंसुलिन को अलग करेंगे। सो अगली कुछ स्लाइड्स में हम आपको हर एक इंसुलिन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जैसे वो इंसुलिन कितने घंटे बॉडी में रहता है, क्या काम करता है, ताकि हम ये हमारे बेसल बोलस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सके। राइट, ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से। आई थिंक मोस्ट ऑफ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, रुचि मैम आप भी चैट बॉक्स चेक करते रहे ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ हमारे पेशेंट्स जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं, मतलब रेगुलर इंसुलिन लेते हैं एज अ बोलस। राइट, सो ये ऐसे काम करता है जैसे 30 मिनट्स में, आधे घंटे में उनका असर शुरू हो जाता है। ठीक है, करीबन आई वुड से 1 से 2 घंटे में उनका पीक इफेक्ट आ जाता है, और करीबन 4 से 6 मैक्सिमम 8 घंटे तक उनका असर रहता है। पर देखिए धीरे धीरे असर कम हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये अच्छे से काम करता है करीबन 6 घंटे के लिए, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन, जो हम एक्ट्रापिड यूज करते हैं, यूमिंसुलिन आर करते हैं, इंसुलिन आर करते हैं, इंसुजिन आर करते हैं, ये हमारे रेगुलर इंसुलिन हैं, हम दिन में 3 बार लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट इंसुलिन हैं जो अभी हम कम यूज करते हैं, पर रिमेंबर जो पेशेंट सिरिंजेस यूज कर रहे हैं ना, जो इंसुलिन को मिक्स करने का काम कर रहे, उनका ये एक इंसुलिन होता है जो बाहर से हरे रंग का होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। 1 से 2 घंटे में काम करना शुरू करता है, 4-1 घंटे पे उनका पीक इफेक्ट आता है, और करीबन बॉडी में 12 से 16 घंटे तक रहता है। राइट, अब आप बोलोगे कि तो मैडम हमने ये पेशेंट्स हम ये वाला इंसुलिन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये हम दिन में 2 बार तो मिनिमम देना ही पड़ता है। राइट, सो हमारा बोलस इंसुलिन, बोलस के साथ साथ हमारा ये वाला इंसुलिन, तो ये चीज हमको फिर हमारा नंबर ऑफ इंजेक्शंस बढ़ जाता है। राइट, तो इसीलिए हम जो पेशेंट सिरिंजेस पे होते हैं, जिनमें इंसुलिन को मिक्स करना होता है, वो वाले पेशेंट्स पे हम ये वाला इंसुलिन प्रेफर करते हैं। तीसरा जो हमारे पास इंसुलिन है, दैट इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। अब देखिए जैसे जैसे डायबिटीज पे पेशेंट्स का रिसर्च होता है, हम ज्यादा इस रोग के बारे में जानते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हम जितना अच्छा इस डायबिटीज को कंट्रोल करें, उतना कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस हमारा नेग्लिजिबल हो जाता है। और फिर हमको पता चलता है कि अगर हम हर एक फूड को टारगेट करें, हम ब्रेकफास्ट, हम हर एक स्नैक को टारगेट करें, तो वो अच्छे से शुगर्स को कंट्रोल करता है। और इसीलिए ये नए जो हम उसको बोलते हैं डिजाइनर इंसुलिन, राइट, ये इनका रिसर्च हुआ। जो हमारा एपिड्रा है, हमारा यूमोलॉग है, हमारा नोवो रैपिड है। देखिए हमारा जो रेगुलर इंसुलिन है ना, वो ऐसे स्लोली काम करता है, पर जो हमारा ये जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, उसका असर 5 से 15 मिनट में शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी पीक इफेक्ट बस आधे घंटे में उसका फुल इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और 4 से 5 घंटे मैक्सिमम उसमें उसका असर खत्म हो जाता है। क्योंकि फटाफट चालू भी होता है, फटाफट खत्म भी होता है, तो इसमें लो शुगर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, शुगर कंट्रोल थोड़ा बेटर हो जाता है। पर देखिए क्योंकि इसका असर 4 घंटे पे खत्म हो जाता है, हमको हर 4-4 घंटे पे ये इंसुलिन लगाना है। सो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम, डिनर, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अब हो सके उतना हम पेशेंट्स को ये वाले इंसुलिन पे डालें, ताकि बच्चे का हर एक मील हम कवर कर सके। सो ये हुए हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यूमोलॉग, नोवो रैपिड, एपिड्रा, राइट। और
जो लेटेस्ट अभी मार्केट में जो रुचि मैम ने बताया उसको हम बोलते हैं फियास, राइट। फियास का शायद इसलिए इन्वेंशन हुआ क्योंकि बच्चों में देखा गया कि इंसुलिन देने के बाद खाना कभी खाया कभी नहीं खाया, तो ये बहुत ही पेरेंट्स के लिए भी एक टास्क रहता है कि हम क्या करें। तो इंसुलिन को मॉडिफाई करते करते नए नए इंसुलिन बनाते हैं, तो लेटेस्ट जो आया है वो फियास है। अब इसका असर 1 से 2 मिनट में शुरू हो जाता है। इसका पीक इफेक्ट मैक्सिमम 50-20 मिनट्स में पीक इफेक्ट आ जाता है और अगेन 4 से 6 घंटे पे इसका असर खत्म हो जाता है। अब क्योंकि इतना फास्ट ये काम करता है, कभी कभी छोटे बच्चों में स्पेशली जिनको पता नहीं है कि भाई खाना खाएंगे नहीं खाएंगे क्या होगा, तो उनमें ये इंसुलिन खाना खाने के 20 मिनट तक भी दे सकते हैं, राइट। हम प्रेफर करते हैं कि हम इंसुलिन खाना देने के पहले ही दे, पर दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल। फियास, ये जो मैंने बताया आपको ऑप्शंस, फियास बताया, फिर मैंने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बताया, फिर मैंने एक्ट्रापिड जो हमारा रेगुलर इंसुलिन है वो बताया। ये सभी होते हैं हमारे बोलसेस जो हम खाने के साथ लेते हैं। तो हम जो खाने के साथ लेते हैं उसे हम बोलते हैं बोलस। बट रिमेंबर, हम जब खाना नहीं खाते हैं ना, तो भी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस चालू है कि जिसकी वजह से लिवर में से शुगर रिलीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं खाते तो इंसुलिन नहीं लेंगे, पर हम जब नहीं खाते हैं तब हम हमारा बेसल इंसुलिन लेते हैं, राइट। बोलस लेते हैं खाने के साथ, बेसल लेते हैं इसलिए या तो फिर हम रात को एक बार दे देते हैं ताकि जब हम रात को खाना नहीं खा रहे हैं तो रात को हमारे शुगर्स को कंट्रोल करे। अगेन हमारे पास बेसल इंसुलिन के कुछ प्रकार है जैसे ग्लार्जिन और डेटेमेर, राइट। कैसे काम करते हैं देखिए, एक बार उसका असर शुरू होता है जो उसको करीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर उसका पीक इफेक्ट नहीं आता, जो बोलते हैं ना टेकरो आवे छे, આપણે રેટ્રાપિડ નો ટેકરો આવે છે, રાઈટ। पर ग्लार्जिन है या डेटेमेर है, लेवेमेर जो है, उसका ये ऐसा टेकरा नहीं आता, वो फ्लैट रहता है ताकि उसका जो एक्शन है वो एक समान रहे अगले 20 से 26 घंटे के लिए। कुछ पेशेंट्स में 20-22 घंटे, बहुत छोटे पेशेंट्स है तो 24 से 26 घंटे भी उसका काम चलता है, राइट। तो बेसल बैकग्राउंड में रहता है, बोलस हम खाने के साथ देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे वेपन्स है कि जिससे हम इंसुलिन के सामने फाइट करेंगे, राइट। और ये जो डेटेमेर है, डेटेमेर भी हम थोड़ा कम ही यूज करते हैं क्योंकि अगेन इसको भी हमको आवाज नहीं आएगी इसके लिए कि हमें आवाज नहीं आएगी। रुचि मैम, मारो अवाज आवे छे તમને? हाँ मैडम आवे छे। ओके, તમને जो अवाज ना આવતો હોય ને તો એક વખત લॉग आउट કરીને ફરી लॉगिन કરી दो, ठीक है। ओके, सो ये हुआ हमारा बेसल इंसुलिन, राइट। सो अमान, यू शुड नो आप कौन सा इंसुलिन ले रहे हो, आपका इंसुलिन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यस मैम। मैम शीतल को चैट बॉक्स में शीतल को एक क्वेश्चन था कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वेरी फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड ट्रेसिबा, शी वाज आस्किंग दैट। हाँ हाँ, हम इंसुलिन के बारे में बोलेंगे, ओके ठीक है। आई जस्ट गो थ्रू द चैट बॉक्स नाउ क्योंकि मैं दोनों साथ में तो नहीं कर पाती थी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि मैम, आप भी बीच बीच में चैट बॉक्स देखते रहना। यस 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 नेक्स्ट। सो जस्ट टू ऐड हियर, एक जस्ट चैट बॉक्स में देखा तो हमारे ज्यादातर बच्चे ग्लार्जिन लेते हैं बेसल इंसुलिन के लिए, जो मैम ने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखाया। मैम कैन यू जस्ट गो टू द प्रीवियस स्लाइड। Madam, can you please go to the previous slide? Oh yes, sorry. Yes. Yes. So ये जो ग्लार्जिन नाम का इंसुलिन है ना, जो लैंटस, बेजलॉग, क्लैरिटस, ये सब नामों से अवेलेबल है। ज्यादातर बच्चे जो दिन में एक बार लेते हैं ये इंसुलिन पे हैं हमारे। और दिन के जो इंसुलिन है उसमें अलग अलग नोवो रैपिड या यूमोलॉग या एक्ट्रापिड, इंसुजन आर, ये अलग अलग प्रकार। सो अगर आप चैट देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत आपकी जैसे सिमिलरली दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन लेते हैं। सो जो हम ये जो बेसल बोलस रेजिम बोलते हैं, ये शुगर का इंटेंसिव या मतलब बहुत अच्छे से शुगर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। तो जो हम सोचते हैं कि इसको किसी तरह 2 बार में ले लें या ऐसे, तो आपको
मे बी you'll find it good to see कि बहुत सारे बच्चे यही सेम प्रकार की इंसुलिन पे है। क्वेश्चन एक है मैम ट्रेसिबा कैसे काम करता है? सो ट्रेसिबा ग्लार्जिन से थोड़ा सा लंबा काम करता है। इट हैज हाफ लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 36 to 48 आवर्स। तो ये ग्लार्जिन से सिमिलर है, पर पूरे दिन में इसका बैकग्राउंड इफेक्ट अच्छा रहता है। और ये एक जो कंपनी से वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि कई बार अगर आप रात में 10 बजे भूल गए तो आप दिन में कभी भी ले सकते हो। दैट इज वन फ्लेक्सिबिलिटी विद ट्रेसिबा। इट इज वन काइंड ऑफ बेसल इंसुलिन। Okay, okay, fine. We can move on to the next question. Thanks, Shalini ma'am and Ruchi ma'am, for giving us the information. Now I would like to ask Ruchi ma'am that ma'am, one of my friends takes insulin only 2 times a day. Why do I have to take insulin 4 or 5 times in a day? मैम मेरा एक दोस्त है जो इंसुलिन दिन में सिर्फ 2 बार लेता है, और मैम क्यों मेरे को 4 और 5 बार लेना पड़ता है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जब हम पहली, दूसरी, तीसरी बार मिलते हैं पेरेंट्स के साथ तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम बच्चे को थोड़े कम टाइम पे या दिन में 1 या 2 बार का इंसुलिन पे अगर ले सकते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो प्लीज मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जो दिन में 2 बार वाला जो इंसुलिन पहले, जो बहुत पहले लगता था, जिसको बोलते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन। प्री मिक्स्ड इंसुलिन मतलब इनमें आपका जो बोलस इंसुलिन है, मतलब एक्ट्रापिड या आपका रेगुलर इंसुलिन, और एनपीएच इंसुलिन मतलब लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन का एक फिक्स कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा मिक्सडार्ट 30-70, तो उसमें 30% आपका रेगुलर इंसुलिन होता है और 70% आपका एनपीएच या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। सो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं? नंबर 1, जो हम ग्लार्जिन से 24 घंटे का जो इफेक्ट देते हैं, जो हम बोलते हैं पीकलेस इफेक्ट है, जिसमें ये जो मैम ने बोला कि ये जो पीक नहीं आता है, ये पीक आता है एनपीएच में। सो सपोज मैंने रात को 8, मैम यू कैन जस्ट टेक योर कर्सर टू द डिनर टाइम वेयर वी गिव द बिफोर डिनर मिक्सडार्ट डोज। यहाँ पे जो हम डोज लगाते हैं, सपोज हमने एनपीएच लगाया, उसका पीक आता है रात को, लगभग उसका पीक आता है इंसुलिन देने के 5-6 घंटे बाद। सो व्हेन यू आर अगर सपोज किसी दिन हमारा शुगर में चेंजेस आया, रात में रूटीनली से शुगर अगर 100 आता है और आज सपोज शुगर इज 300 या 400, तो हमें डोज बढ़ाना है। अब जब हाई शुगर को कवर करने के लिए हम डोज बढ़ाते हैं, तो वो हमारा बोलस इंसुलिन बढ़ता है। हमारे मिक्सडार्ट में हमारा बेसल इंसुलिन है, ये जो 12 घंटे काम करता है वो इंसुलिन, और बोलस इंसुलिन है रेगुलर इंसुलिन। सो जब हमें शुगर को कंट्रोल करना है तो हमें सिर्फ हमारा बोलस इंसुलिन बढ़ाना है। तो जिसके अगर मैं यस प्लीज गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर मैंने हाई शुगर के लिए मैंने मिक्सडार्ट का डोज बढ़ाया, तो एक्चुअली रेगुलर इंसुलिन का डोज सिर्फ 30% ही बढ़ता है। 70% जो बढ़ता है वो 12 घंटे काम करने वाले इंसुलिन का बढ़ता है। सो उससे क्या होगा, उससे मैंने अगर शाम को 8 बजे इंसुलिन लगाया है, तो रात को 2 बजे जाके उसका पीक आएगा, जिससे शुगर लो हो सकती है ना। तो जब हम बेसल और बोलस को अलग कर देते हैं, जब प्री मिक्स नहीं करते हैं, तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम इंडिविजुअली जो इंसुलिन को बढ़ाना है सिर्फ वही इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब हम 2 बार इंसुलिन लगाते हैं, तो हम जो सबसे मेजर मील होता है इंडिया का, दैट इज लंच, उसको हम कवर नहीं करते हैं। सो सुबह का जो हमारा इंसुलिन है लंबा चलने वाला, वो दोपहर के लंच को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेसल इंसुलिन है, वो बैकग्राउंड में काम करता है, उसका काम फूड को कवर करना नहीं होता है। सो इससे क्या होता है, आपने 12-1-2 बजे लंच लिया, उसके बाद से धीरे धीरे शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आप रात को डिनर से पहले शुगर चेक करते हो, तो वो बढ़ा हुआ आता है। इसलिए बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, वो बताते हैं कि जो मिक्स्ड इंसुलिन है, उनका टाइप 1 डायबिटीज में, बच्चों की डायबिटीज में कोई रोल नहीं है। बच्चों को हमें दोनों इंसुलिन को अलग करके देना पड़ता है। अब जब हम 2 इंसुलिन अलग कर रहे हैं, तो 12 घंटे वाला इंसुलिन हम 2 बार नहीं लगाते हैं, स्पेशली क्योंकि उसमें पीक आता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं बेसल बोलस इंसुलिन, जिसमें ग्लार्जिन या ट्रेसिबा होता है। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये है हमारा बेसल बोलस रेजिम, जिसमें हम बच्चा जब जब खाना खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके साथ हम या तो रैपिड एक्टिंग, मतलब इसमें हमने लिखा है नोवो रैपिड या यूमोलॉग या एपिड्रा देते हैं,
और कॉमनली रात को सोते वक्त या तो दिन में या मॉर्निंग में हम ग्लार्जिन देते हैं, जो ऑलमोस्ट 24 घंटे काम करता है, पर रेंज होता है 18 to 24 आवर्स का। सो दिस इज अवर बेसल बोलस रेजिम, जिसमें हम रात का जो इंसुलिन है, रात के जो डोजेस हैं उनको कवर करता है, रात का जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है हमारा ग्लार्जिन, और दिन में जब जब हम खाना खाते हैं, हम जितना खाना खाते हैं उसके लिए हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगाते हैं। सो इससे अगर बच्चा ब्रेकफास्ट में कम खाना खा रहा है तो मैं ब्रेकफास्ट में कम नोवो रैपिड या कम रैपिड एक्टिंग डोज दूंगी। अगर लंच में ज्यादा खा रहा है, अगर शाम को 5 बजे बच्चा कुछ खा रहा है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा डोज लगा सकते हैं, और उससे, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उससे हम शुगर को और ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। सो अल्टीमेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाना, क्योंकि जो हम लाइफ लॉन्ग जो कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाता है वो है अच्छी शुगर कंट्रोल। जो शुगर हमारी जितनी अच्छी रहेगी उतना हमारा कंट्रोल बेटर होगा। इसलिए हम दिन में 4 या 5 बार इंसुलिन लगाते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो आप दिन में एक्स्ट्रा इंसुलिन भी लगा सकते हो। अगर बच्चा ज्यादा खाना खा रहा है या बीच का कोई शुगर हाई है तो आप एक्स्ट्रा इंसुलिन भी लगा सकते हो। ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर पैनक्रियाज में से इंसुलिन बन रहा होता था, जब भी खाना बॉडी में आता था उस टाइम पे बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बना लेने वाला है। तो वही चीज हम बाहर से कर रहे हैं। सो जैसे मैडम ने बोला कि इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि हम इंसुलिन जितनी भी बार जरूरत है शुगर को कंट्रोल करने के लिए लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैडम एक क्वेश्चन है कि Yes, बेसल ऑफ नाइट को देते हैं तो क्या वो चेंज करके मॉर्निंग में दे सकते हैं? ओके, ज्यादातर हम बेज़लॉग नाइट में इसलिए देते हैं क्योंकि नाइट में जो जैसे मैम ने बोला कि अगर हम कुछ खाना नहीं भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें से शुगर प्रोड्यूस होती है, इसलिए नाइट टाइम शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सके। जैसे मैंने बोला कि ग्लार्जिन का इफेक्ट वैसे हम बोलते हैं 24 घंटे पर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं कई बार वो इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। सो 16 to 20 आवर्स ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर नाइट टाइम में दे तो नाइट टाइम शुगर सबसे बेटर कंट्रोल हो सकते हैं। पर कई बार अगर बच्चों में मॉर्निंग में ज्यादा डाउन होती है या ऐसा कुछ होता है तो उसमें हम मॉर्निंग में भी हम ग्लार्जिन या बेज़लॉग या लैंटस लगा सकते हैं। दूसरा, कई बार अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीनेजर्स में कई बार या तो हम ट्रेसिबा पे शिफ्ट करते हैं या कई बार लैंटस को भी स्प्लिट करते हैं, थोड़ा रात में लगाते हैं थोड़ा मॉर्निंग में लगाते हैं, ताकि प्रॉपर 24 आवर्स का बैकग्राउंड कवर मिल सके। सो अगर मॉर्निंग में शिफ्ट करना हो तो कर सकते हैं, बट ज्यादा नेचुरल या ज्यादा फिजियोलॉजिकल ये रहेगा कि हम रात में, अगर और कोई तकलीफ नहीं है तो रात में देना कंटिन्यू करें। एक चीज मैं बोलूंगी मैम कि हमने देखा है ना कि छोटे बच्चों में जो हमारा लैंटस या बेज़लॉग जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, और कभी कभी शुगर सुबह में लो हो जाती है तो उन पेशेंट्स को हम मॉर्निंग में शिफ्ट करते हैं। देखिए, हम हमारा बेसल इंसुलिन रखते हैं जब हम नहीं खाना खा रहे हैं तब शुगर को कंट्रोल में करने के लिए, सो स्पेशली द नाइट टाइम। सो हम मॉर्निंग शुगर्स को टारगेट करेंगे हमारे बेसल इंसुलिन से, राइट। सो अगर हमारा बेसल इंसुलिन मॉर्निंग शुगर को कंट्रोल में रखता है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, राइट रुचि मैम? यस मैम, यस ऑफ कोर्स। ओके, सो देन यस अमान। My friend takes less number of units than me. Is my diabetes worse? मेरा फ्रेंड मेरे से कम यूनिट इंसुलिन के लेता है तो मेरा डायबिटीज उससे बुरा है क्या? ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई कोई 15 ले रहा है कोई 22 ले रहा है तो क्या मेरा डायबिटीज बहुत गंदा है? ऐसा नहीं होता है, राइट। क्योंकि हमारा जो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है, हमारा वजन कितना है, हमारा डाइट पैटर्न, कोई है जो अपने डाइट में ज्यादा प्रोटीन ले रहा है, ज्यादा फाइबर ले रहा है, तो शायद उसका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम होगा। पर कोई पेशेंट है कि जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमको इंसुलिन ज्यादा देना पड़ता है, राइट। सो आपका डाइट का पैटर्न कैसा है? कोई सपोज नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उनमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई होता है तो वो शुगर को इतना जल्दी बढ़ने नहीं देता है, तो शायद उन पेशेंट्स में भी हमको कम इंसुलिन का जरूरत पड़े, राइट। सो डिपेंड्स आप कैसा खाना खा रहे हो। किसी का वजन ज्यादा, क्योंकि हमारे सभी डोजेस जो है वो वजन के हिसाब से होते हैं, राइट। सो अगर कोई पेशेंट का वजन ज्यादा है, उसके खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसको डोज ज्यादा लगेंगे।
आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो, क्योंकि देखिए फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके इंसुलिन को ज्यादा सेंसिटिव बनाती है ताकि आपका इंसुलिन और अच्छे से काम कर सके। जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी काम कर रहा है, चलो 2 बच्चे हैं, एक बहुत कसरत करता है, एक नहीं करता है, तो शायद ये बच्चा जो बहुत कसरत करता है उसका 1 यूनिट इंसुलिन जो है वो शायद 50-60 तक शुगर को डाउन कर दे, पर जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है शायद उसका 1 यूनिट सिर्फ 30-40 शुगर को काम कर दे, राइट? तो इस पेशेंट में इंसुलिन का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। तो आपका ओवरऑल आपका दिनचर्या कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आपके हार्मोन्स जब स्टार्ट होते हैं करीबन 9 से लेके 12 साल तक, अलग अलग एज पे गर्ल्स बॉयज में जब हमारे हार्मोन स्टार्ट होते हैं तो ये फेज आता है फास्ट फास्ट ग्रो करने का फेज। और इस टाइम पे जो हमारी हार्मोन्स बनती है वो सभी एंटी इंसुलिन होती है। अभी ये हार्मोन्स भी हमको जरूरी है वरना हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हमारा जो पुरुष का विकास स्त्री विकास है वो नहीं होगा, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई ये विकास हो, पर उस विकास में हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है इंसुलिन का। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई 13-14 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट 1.5 से 2 गुना भी हो सकता है। तो चलो कोई 30-35 kg का है तो उसका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट 50-60 यूनिट्स तक भी जा सकता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो हमको देना पड़ता है वो हार्मोन्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है? सो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, पर हमें कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि उसका क्या चल रहा है मेरा क्या चल रहा है। अगर मेरे इंसुलिन के यूनिट से मेरा डायबिटीज कंट्रोल में रहता है तो दिस इज फाइन फॉर मी, ठीक है अमन? यस, ओके। यस मैम। Thank you, Shalmi ma'am. So, ma'am, now my question is to Ruchi ma'am. That ma'am, what is the normal range of sugars? Is it same for everyone? Sugars के normal range क्या है और वो सबके लिए क्या एक समान है? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मेक। सो नॉर्मल रेंज मतलब हमारे लिए टारगेट रेंज, मतलब टारगेट शुगर जो हमें चाहिए, हमारा प्रिफर्ड रेंज कि हमें ज्यादातर शुगर ये रेंज में चाहिए। अब बेसिकली पहले शुरू में जब डायबिटीज के गाइडलाइंस आते थे तो उसमें छोटे बच्चों के लिए भी मीडियम एज के बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए अलग अलग टारगेट रेंजेस बताए गए थे। पर अभी एक जनरल ये जो है वो बताते हैं कि हमारे जो फास्टिंग शुगर है, मतलब खाना खाने से पहले की जो शुगर है वो प्रिफरेबली 70 to 145 के बीच में होने चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद के 90 से 180 तक, मतलब 90 to 180। रात के सोते टाइम पर हम थोड़ा सा हाई शुगर एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम थोड़ा अलाउ करते हैं ताकि मिडनाइट लो शुगर्स ना जाए। और ड्यूरिंग स्लीप बच्चे का शुगर 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, 170 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ओवरऑल एक्चुअली जो भी हम वर्ल्ड के सारे गाइडलाइंस देखें, एडीए गाइडलाइंस, स्पैट गाइडलाइंस, ये सारे गाइडलाइंस हमें ये बताते हैं कि अगर हम अच्छे से शुगर चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये अच्छे से अच्छे इंसुलिन है, तो हमारा जो HbA1c का टारगेट है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था HbA1c क्या होता है। HbA1c का टारगेट आइडियली 7% से कम, हर 3 महीने पे वो 7% से कम होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर जब हम देखते हैं तो ये काफी मुश्किल होता है। सो एटलीस्ट लेस देन 7.5 इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन की लेस देन 7.5% अगर हमारा HbA1c रहता है तो वो अच्छा कंट्रोल है। दूसरा, हम सपोज दिन में 5 या 6 बार शुगर्स चेक करते हैं तो हम सारे शुगर्स को एकदम नॉर्मल रेंज में रखना काफी मुश्किल होता है। सो अगर हमारे 80% ऑफ द शुगर्स, ये बोलते हैं टाइम इन रेंज, मतलब 80% शुगर्स अगर हमारे नॉर्मल रेंज में है तो उसको हम अच्छा शुगर कंट्रोल मान सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं कि दैट विल हैव HbA1c लेस देन 7.5%। सो ज्यादा जो हम बाहर देते हैं वो है मैक्सिमम नॉर्मल शुगर्स पे। और हम लॉग बुक इसलिए रखते हैं कि जब भी हमारे शुगर्स आउट ऑफ रेंज जाते हैं, रेंज से नीचे या ऊपर जाते हैं, तो उस हिसाब से हम डोजेस में एडजस्टमेंट कर सकें, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुगर्स चेक करते जाएं तो ही हमें पता चलेगा कि वेदर आर शुगर्स आर इन द रेंज और नॉट। डज इट आंसर द क्वेश्चन?
हाँ नहीं रुचि मैम, एक Yes, ma'am. क्वेश्चन आई थिंक बीच में ले लेना चाहिए कि हमको इंसुलिन और खाने के बीच में कितना गैप रखना है, राइट? सो जो हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, नोवो रैपिड, एपिड्रा एंड यूमोलॉग, वो लगभग 5 से 15 मिनट में उनका काम एक्शन शुरू हो जाता है. सो ये आप खाने के इमीडिएटली पहले या 5-10 मिनट पहले अगर लगाओगे तो आपके सो हमारा बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि जब खाने का इफेक्ट आना शुरू होता है, खाने से शुगर बढ़ना शुरू होता है, उसी टाइम पे हमारा इंसुलिन भी बॉडी में आना चाहिए. तो अगर उसी टाइम पे इंसुलिन आएगा सही से, तो ही हमारा इंसुलिन और शुगर का बैलेंस होगा, तो ही हमारे शुगर्स नॉर्मल रहेंगे. सो यूमोलॉग, एपिड्रा एंड नोवो रैपिड आप इंसुलिन से लगभग 5 से 15 मिनट पहले ले सकते हो. रेगुलर इंसुलिन जो होते हैं, बेजलॉग, एक्ट्रापिड, इंसुजिन आर, वॉसुलिन आर, यूमिंसुलिन आर, ये सारे जो रेगुलर इंसुलिन होते हैं वो आपको खाना खाने के 20 से 30 मिनट पहले लेने पड़ते हैं. स्पेशली अगर आपका शुगर हाई हो, सपोज अभी मैंने शुगर चेक किया, शुगर इज 400, तो आइडियल चीज ये होती है कि हम इंसुलिन देने के बाद थोड़ा टाइम वेट करें और फिर इंसुलिन फिर डोज खाना दे, ताकि इंसुलिन का इफेक्ट आए. આ સ્ક્રીન પર જે સ્ક્રિબલ કરે છે પ્લીઝ ના કરશો ને તો દેખાય બધાને બરાબર રીતે. સ્વરાજ ગેલેક્સી આઈ થિંક તમારું ત્યાંથી સ્ક્રીનિંગ થઈ રહ્યું છે, સ્ક્રિબલિંગ. મને ખબર નથી આને ઇરેઝ કેવી રીતે કરાશે. મેક, ડુ યુ નો હાઉ ટુ ડુ ધીસ? યા પ્લીઝ સ્ક્રિબલ ના કરશો ને, બધા મ્યુટ ઉપર રહેજો. યસ रुचि मैम. राइट. सो जितना अगर शुगर हमारा हाई होता है तो हमें, आई थिंक व्हेन यू चेंज द स्लाइड दिस विल स्टे, यू नीड टू रिमूव दिस मैम somehow. Yeah, so I don't know how to do the that. options and see. Okay. अब मैं करती हूँ कुछ. हाँ ओके, एनोटेट में जाइए, मैं इरेजर. Okay, हाँ, I did it. yes रुचि मैम. Yes. ऑल राइट. सो जितना शुगर हाई होता है इंसुलिन उतना थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि जब हाई शुगर्स होते हैं या आप रिकवरी के स्टेज में होते हो तो बच्चे को भूख भी उतना लगता है, तो इट्स ओके अगर आप इंसुलिन के बाद तुरंत खाना देते हो, बट आइडियल टाइम फॉर रेगुलर इंसुलिन इज 30 मिनट्स. 30 मिनट्स तक आपको वेट करना चाहिए इंसुलिन लेने के बाद. आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि मैडम बहुत बच्चा भूखा हो गया है तो तुरंत ही खाना दे देते हैं, पर क्या होता है ऑलरेडी हाई शुगर फिर और हाई हो जाता है, हमको लगता है कि शुगर डाउन हुआ ही नहीं, राइट? सो एटलीस्ट मेंटेन द गैप, जो भी आपका इंसुलिन जैसे मैम ने बताया वैसे, और अगर शुगर ज्यादा है तो गैप ज्यादा, शुगर कम है 70-80 है तो आप गैप को कम भी कर सकते हैं, राइट? सो आई थिंक यस मैम, अगर ग्लार्जिन हम ले रहे हैं तो ग्लार्जिन के साथ एक्चुअली फूड नेसेसरी नहीं होता है. सो हम रात में सोते टाइम पे जो बेजलॉग या लैंटस या ग्लैरिटस लगाते हैं उसके साथ में फूड लेने की जरूरत नहीं होती है, राइट? ओके. उसका टाइमिंग मेंटेन करना है कि भाई आप रेगुलरली करीबन ये टाइमिंग पर दे दीजिए, ठीक है? बाकी आप उसको फूड के साथ दो या ना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. हम सभी क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन आंसर करेंगे. सो यस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस अमान, आप हो? हाँ, I'm here. हाँ. What should I do if my fasting sugars are higher? मैं क्या करूँ जब मेरे कुछ भी खाए बिना शुगर्स वेरी हाई हो? राइट. सो आई थिंक ये बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि भाई रात को जब सोए तब तो शुगर्स एकदम, देखिए एक लॉगबुक हमने एक बनाया है आपको समझाने के लिए कि दिन के सभी शुगर्स तो एकदम परफेक्टली नॉर्मल है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है. रात को सोता है तब भी शुगर जैसे 125, 123 है, पर सुबह उठते ही शुगर उसका बहुत बढ़ जाता है, राइट? तो ये किसकी वजह से होता है? नाउ रिमेंबर, हमको पता है कि बोलस इंसुलिन जो है वो दिन में काम करता है, तो सुबह का दोपहर तक, दोपहर का शाम तक, शाम को रात तक. रात के बाद जो भी रात में होता है या सुबह में हमको जो शुगर मिलते हैं वो हमारे रात वाले इंसुलिन, मतलब हमारे ग्लार्जिन या कोई लेवेमेर पे है या कोई ट्रेसिबा पे है, तो उसकी वजह से होता है. सो अगर सुबह की शुगर में हमारी कुछ गड़बड़ी आ रही है, दैट मीन्स
कुछ गड़बड़ी हो रही है रात के इंसुलिन में या फिर रात के खाने में, मतलब रात को 10 साढ़े 10 बजे का जो खाना है वो, या फिर मिडनाइट में, राइट। सो करना क्या है, तो सो हाउ डू यू एडजस्ट योर बेसल इंसुलिन, राइट। बोलेसिस हम बताएंगे कैसे करना है, पर हम चाहते हैं कि भाई आप जब उठो ना तो आपका शुगर नॉर्मल हो, तो दिन भर के आपके सभी शुगर्स अच्छे जाएं, राइट। तो हाउ डू वी एडजस्ट द बेसल इंसुलिन, राइट। सो अगर आपका सुबह का शुगर ज्यादा आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रात को 2 से 4 के बीच में शुगर चेक करेंगे। देखिए रात का सुबह का शुगर ज्यादा है डज नॉट मीन कि आप रात का ग्लार्जिन सीधा बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम रात को 2 से 4 का शुगर चेक करेंगे, और इसकी एक हैबिट बना लो कि जैसे आप हफ्ते में एक बार उठ के अलार्म रख के 3 बजे का शुगर बाय डिफॉल्ट चेक कर लेते हो। दिन में इतना सारा हम चेक करते हैं और रात में हम पूरा नाइट ऐसे ही जाने दे, तो वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है, राइट। सो मेक अ हैबिट के हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम आप 3 बजे उठ के आपका शुगर चेक कर रहे हो। स्पेशली जब आपके सुबह के शुगर ज्यादा है तब तो हम खास हमारा मिडनाइट शुगर चेक करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट। देखिए मैं हमेशा ये पेशेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि चलो आप जब रात को सोए तब शुगर वाज 124, 3 बजे शुगर हो गया 190 और सुबह आप उठते हो तब शुगर है 220। सो रात से लेके पूरी रात में शुगर हमारी बढ़ी है, राइट। सो रात को 2 से 4 के बीच में भी हमारी शुगर ज्यादा आई है, दैट मीन्स कि हमारा रात का जो बेसल इंसुलिन है वो कम पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको बढ़ा दो, राइट। सो अगर रात का 2 से 4 बजे का शुगर ज्यादा आता है और सुबह का भी शुगर ज्यादा है, दैट मीन्स कि रात का जो बेसल इंसुलिन आप दे रहे हो वो कम पड़ रहा है, तो उसको आप बढ़ाओगे। पर कभी कभी ऐसा होता है, राइट, कि रात को सोते टाइम शुगर नॉर्मल था, फिर मिडनाइट में शुगर कम हो गई और फिर जाके शुगर एकदम से बढ़ गई। सो सुबह में उठते हो तो आपने देखा 250 शुगर, पर ये रात में एक लो शुगर की इवेंट हुई है, तो अगर हम शुगर चेक नहीं करते हैं तो हम इसको मिस कर देंगे, राइट। अब ये लो से हाई होना जो है वो सुबह हमारे जो 5 से 6 के बीच में हमारे जो हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं उसकी वजह से है। उन्होंने देखा कि शुगर लो है तो लिवर में तो पूरा ग्लूकोज का स्टोरेज पड़ा है, तो वो वहां से शुगर को रिलीज करता है, और इसीलिए सुबह में अनएक्सपेक्टेडली हमारा शुगर बहुत ज्यादा आ जाता है, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मिडनाइट शुगर लो हो जाती है तो नंबर 1, या तो आप रात का बेसल इंसुलिन कम कर दो ताकि ये रात वाली शुगर लो ना हो जाए, सुबह वाली शुगर हाई ना हो जाए। अगर लो करने से सुबह वाली शुगर तो भी हाई हो जाती है, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई आप रात को अच्छा सा कुछ स्नैक दे दो जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो स्लोली शुगर को रिलीज करते हैं, तो मॉर्निंग आपका शुगर को नॉर्मल करेंगे। ये भी देखना जरूरी है कि भाई रात को बच्चा क्या खाता है, राइट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रात में बैठ के उसने अच्छे से कुछ खा लिया और इसकी वजह से सभी शुगर ज्यादा आ जाती है, तो वो स्नैक को भी हमको चेंज करना पड़ता है, राइट। सो मेन मैसेज जो हम देना चाहते हैं ये स्लाइड से वो ये है कि अगर मॉर्निंग शुगर हाई है तो सीधा रात का हम ग्लार्जिन माने हमारा लैंटस, ग्लैरिटस या बेजलॉग को नहीं बढ़ाएंगे। हम 2 से 4 के बीच में शुगर चेक करेंगे, उसमें क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है अमान, राइट। सो जैसे ये पेशेंट में हमने देखा कि 2 से 4 के बीच में भी शुगर ज्यादा है, 154 से 190 हो रहा है, 190 से सुबह में 202 हो रहा है। तो इस पेशेंट में हमने रात वाला इंसुलिन बढ़ाया, देखो 6 दे रहे थे तो हमने 7 करा, तो अगेन 2 बजे वाले शुगर नॉर्मल और अभी हमारा सुबह का शुगर भी नॉर्मल आ गया है, ठीक है, क्लियर? ओके मैम, यस मैम, राइट, एनी डाउट इन दिस? ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द, सो हमने ऐसे छोटे छोटे कुछ केस सिनेरियोज बनाए हैं जिसके द्वारा हम आपको हेल्प कर सके शुगर एडजस्टमेंट के। देखिए हम जानते हैं कि आप हर बार तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, एंड ये जो छोटा मोटा एडजस्टमेंट्स है यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन सेल्फ, राइट। तो ये इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes, ma'am. हाँ, So, ma'am, my question is, child on Lenta 6 units at that time, and ma'am, daytime Humalog as per scale. Ma'am, वो क्यों? अच्छा मेघ, मुझे ये बताओ कि एज पर स्केल का क्या मतलब है? मैम, as per scale मतलब जेने नॉर्मल इंसुलिन हो ए मे बी. ઓકે, સો કઈ વાંધો નહીં, આપણને રુચિ મેડમ હમણાં કહેશે કે એઝ પર સ્કેલ નો શું મતલબ છે, રાઈટ? अच्छा मेघ बेटा, तारे મને એવું પણ કહેવું પડશે કે આમાં તને શું abnormal લાગે છે? सो ये जो हमारा लॉग बुक है, एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से शुगर्स चेक भी करता है, वो लोग सारा सब कुछ लिखते भी है, बहुत सारा, मतलब कई बार खाना नहीं लिखा है, पर ज्यादा 5 दिन में बार शुगर चेक करते हैं, कभी कभी रात का भी चेक करते हैं। तो इसमें कहाँ गड़बड़ी है? हमने टारगेट शुगर देखे, तो इसमें ये बच्चे की लॉग बुक में तकलीफ कहाँ पे है? मैम प्री लंच शुगर्स બહુ હાઈ છે, आई मीन हाई છે. हाँ राइट, करेक्ट। सो बाकी सारे शुगर्स, सो एक्चुअली हमने हाईलाइट भी किया है, सो ऑल द शुगर्स आर नॉर्मल, पर बच्चे का लंच से पहले का शुगर बढ़ रहा है। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो जैसे शालमी मैम ने बताया कि जो हमारा रात का इंसुलिन होता है वो हमारे नाइट टाइम शुगर्स को मेंटेन करता है, वैसे दिन में जो हम शुगर्स चेक करते हैं खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, वो हमारा बोलस इंसुलिन काम करता है। बोलस मतलब अगेन मैं बोलती हूँ, जो हमारा नोवोरैपिड या यूमोलॉग या एपिड्रा है, या तो फिर जो रेगुलर इंसुलिन है वो, ठीक है। अब जब हम बोलस इंसुलिन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हमें देखना है कि क्या ट्रेंड बन रहा है हाई शुगर का, मतलब एक ही जगह पे रोज के रोज हाई शुगर जा रही है, या वो कभी हाई जाती है कभी नॉर्मल होती है, राइट। सो जब वो ट्रेंड होती है तो वो इंसुलिन प्रॉब्लम होने की शक्यता ज्यादा है, मतलब अगर हमारा इंसुलिन कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है और इसीलिए रोज के रोज उसी जगह पे शुगर या तो हाई या कम आती है, तो दैट मीन्स कि वो इंसुलिन में बदलाव करने से उसमें चेंज हो जाएगा। पर अगर वो रैंडमली हाई आती है, तो हो सकता है कि कभी कभी अगर हम कुछ खा लेते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी बढ़ जाता है, या कभी कभी हमने गट्ठे में इंसुलिन लिया है तो उसकी वजह से बढ़ता है, बट बाकी के दिन में वो नॉर्मल रहता है। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो ये बच्चे में हमने देखा कि लंच से पहले का शुगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स बच्चा आगे जो खाता है, तो बच्चा रोज एक ही चीज खाता है, दूध और थेपला, फिर भी रोज शुगर बढ़ते हैं। सो दैट मीन्स कि प्रोबेबली सुबह में बच्चा जो 3 यूनिट यूमोलॉग ले रहा है, वो शायद बच्चे को कम पड़ रहा है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हमने वहां पे 3 यूनिट का जो डोज था उसको बढ़ा के 4 यूनिट किया, और शुगर्स उसके दोपहर के नॉर्मल होने लगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि एक ट्रेंड बन गया था। अब जब हाई शुगर्स का ट्रेंड बन रहा हो तो हमें 3 या 4 दिन ऑब्जर्व करना चाहिए, पर उससे ज्यादा लंबा नहीं देखना चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं कि फैमिलीज लॉग बुक लेके आते हैं और उनमें दिन के दिन, महीनों के महीनों डिनर की शुगर हाई जा रहे हैं या लंच की शुगर हाई जा रहे हैं। तो हम करते हैं शुगर चेक, हम लिखते हैं, हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम उसके बेसिस पे एडजस्टमेंट कर सके। सो यूजुअली एक टिपिकल सा पैटर्न ये रहता है कि जो भी शुगर आपका हाई या लो आ रहा है, उसके पहले का, उसके पीछे का जो इंसुलिन है उसको आपको एडजस्ट करना है, राइट। सो जैसे हमारा पिछले केस में हमारा मॉर्निंग शुगर हाई आ रहा था, तो हमने रात के डोज को एडजस्ट किया। सेम वे अगर हमारा दोपहर का शुगर हाई आ रहा है, तो अगर मैं मॉर्निंग डोज को एडजस्ट करूंगी तो इट विल कवर माय लंच। तो अगर मेरा बच्चा अच्छे से वही चीज रोज खा रहा है, तो सिर्फ इंसुलिन में चेंजेस करने से वो चीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। यस, बट अगर कभी कभी ही शुगर हाई आ रही है और बाकी के दिन में अगर शुगर नॉर्मल रह रही है, तो दैट मीन्स कभी कभी, सो ये केस में बच्चे ने एक दिन मखाना खाया, सो मखाना इज, उसमें शुगर ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो 3 यूनिट उसने मॉर्निंग में लिया था, वो थेपला, दूध और मखाना 3 चीजों को कवर नहीं कर पाया, स्पेशली क्योंकि यूमोलॉग शॉर्ट एक्टिंग भी होता है। सो आपका वो ब्रेकफास्ट ही अच्छे से कवर करता है। ब्रेकफास्ट के बाद अगर आपने कोई स्नैक बीच बीच में कर रहे हो तो वो कवर नहीं हो पाता है और लंच तक शुगर बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में अगर हम डाइट में चेंजेस करेंगे, जैसे उसने अगले दिन ड्राई फ्रूट खाया, मतलब बादाम खाई, या उसके अगले दिन उसने एप्पल खाया, तो उसकी शुगर कंट्रोल में रहे। सो अगर आपके ओकेशनल शुगर हाई जा रहे हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम खाने की वजह से हुआ है।
राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में चॉकलेट या ऐसा कुछ, किसी का बर्थडे है तो खा के आते हैं, तो दैट ओकेशनल शुगर गोज हाई, सिर्फ स्कूल के आने के बाद शुगर हाई जाता है, जैसे आप करेक्शन देते हो उसको डोज बढ़ा के देते हो, आगे के नॉर्मल हो जाते हैं। So, राइट, या डज दैट आंसर योर क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे शुगर हाई है तो हमने सिर्फ यहाँ पे लोकली 1 यूनिट बढ़ाया है ताकि नेक्स्ट शुगर हमारा नॉर्मल हो गया है, राइट। अच्छा मैम, ये जो एज पर स्केल की बात हुई थी ना, तो वो भी आप थोड़ा बता दो। ओके, सो एक क्वेश्चन भी है मैम, 2-3 क्वेश्चन है कि बच्चे का इंसुलिन कैसे डिसाइड होता है वेट के हिसाब से, और दूसरा कि 1 यूनिट इंसुलिन कितना काम करता है। वो थोड़ा डिटेल है तो मे बी हम अगले सेशन में उसको डिटेल में कवर करेंगे, पर यूजुअली हमारा जो बेसल इंसुलिन होता है, जो रात में हमको, अगर हमारे मॉर्निंग शुगर्स अच्छे रहते हैं तो ये लगभग फिक्स रहता है, ओके। पर अगर दिन में आपका शुगर हाई जाता है तो आपका जो बोलस इंसुलिन है, जो आप खाने के लिए कवर करने के लिए देते हो, वो आपको बढ़ाना पड़ता है। सो हम जो बोलस इंसुलिन देते हैं वो रूटीनली हम 2 चीज को कवर करने के लिए देते हैं। एक चीज है खाना, मतलब आप खाने में जो भी शुगर ले रहे हो उसको आपको उसके लिए आपको बॉडी में इंसुलिन भेजना है ताकि वो शुगर यूज हो जाए और ब्लड में शुगर नॉर्मल रहे। और दूसरा, अगर आपका ब्लड का शुगर हाई है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डोज लगाना पड़ेगा। सो टिपिकली जब आप आते हो हमारे पास तो हम आपको एक स्केल बना के देते हैं। वो स्केल एक स्पेशल चीज पे बेस्ड होता है जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा 1 यूनिट कितना शुगर डाउन करता है। ये हम खुद से कर सकते हैं या फिर रूटीनली हम हर जब 3 महीने पे आप फॉलोअप पे आते हो तो हम आपको एडजस्ट करके वापस देते हैं कि अगर बच्चे का वजन बढ़ा है या चेंजेस करने की जरूरत है तो। सो दैट इज द स्केल। शुगर कम होता है तो कम इंसुलिन, ज्यादा होता है तो ज्यादा इंसुलिन। सो वो स्केल होता है दिन के इंसुलिन के लिए। राइट। अच्छा मैम, एक दूसरा भी क्वेश्चन है कि अगर सुबह का शुगर कम हो जाता है, 100 से नीचे हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? सो अगेन सुबह का शुगर मतलब उसके पीछे का जो इंसुलिन है वो, या तो इवन अगर हम दिन में लगा रहे हैं, सो हमारा जो बेसल इंसुलिन है, ग्लार्जिन जो है, या लैंटस बेजलॉग ग्लैरिटस जो हम लेते हैं, या कुछ बच्चे जो सुई पे है तो जो रात को एन वाला इंसुलिन लगाते हैं, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। सो मॉर्निंग शुगर आपके बेसल इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं। सो अगर मॉर्निंग लो आ रही है तो आपको बेसल कम करना है। वो आप अगर सुबह में भी लैंटस ले रहे हो फिर भी अगले दिन सुबह तक शुगर लो हो रही है तो भी आपको लैंटस ही कम करने की जरूरत है। राइट, क्योंकि रात में तो और कोई हमारा बोलस इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। सो सुबह के शुगर्स में कुछ भी लो आ रहा है तो हम हमारे बेसल इंसुलिन को चेंज करेंगे। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, सुखियानी अंशिका, राइट? ओके, फाइन। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। यस, What do I हाँ, what do I do if my bedtime sugars are low? हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे बेड टाइम शुगर बहुत लो हो रहे हैं? राइट। तो हम जब भी बोलते हैं ना कि भाई शुगर्स बढ़े शुगर्स घटे, उसका ट्रेंड क्या है वो हमें ऑब्जर्व करना है। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लॉग बुक को मेंटेन करें, राइट? शुगर कितना है, कितना डोज लगाया, क्या बच्चे ने खाना खाया, ताकि हम छोटे छोटे जो उसके चेंजेस है उसको पकड़ सके। अगर आप इस लॉग बुक में देखोगे तो देखिए, डिनर से पहले पेशेंट का शुगर था 145, उसने 4 यूनिट लगाए, खिचड़ी खाई, मतलब हमको लगता है ना खिचड़ी तो में चावल वगैरह आता है, तो भी शुगर उसका लो हो गया। उसने सोचा कि शायद बच्चा बहुत खेला है या थोड़ी खिचड़ी कम खा ली है, उसकी वजह से शुगर्स लो हो गए। सेकेंड डे हमने देखा कि 165 था, अगर उसने 4 यूनिट लगाए और छोले खाए तो भी शुगर कम हो गया। जब देखिए हमें ये ट्रेंड मिलता है ना, ये एक पैटर्न मिल रही है कि भाई बाकी का शुगर ठीक है पर कोई एक ही टाइम का शुगर गड़बड़ आ रहा है, तो हम हमेशा देखते हैं कि उसके प्रीवियस इंसुलिन, उसके पहले वाले इंसुलिन में कुछ गड़बड़ है। तो जब भी हमारा शुगर लो हो जाता है, दैट मीन्स कि हमको पहले वाला इंसुलिन जो है वो कम करने की जरूरत है। जैसे हमने देखा कि भाई अगर शुगर बढ़ जाता है तो हमने डोज बढ़ाया, वैसे ही अगर शुगर कम हो जाती है तो हम डोज कम करेंगे, राइट? देखिए हम 4, 5, 6 दिन के लिए उसके लिए राह नहीं देखेंगे, राइट? हाई शुगर फॉर 3 डेज सलंग, 2 डेज के लिए अगर लो हो रहा है तो हम तुरंत ही इंसुलिन डोज में कवर कर लेंगे, राइट? और जो बच्चे बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं डिनर से जस्ट पहले, देखिए फिजिकल एक्टिविटी जब करते, जब मैंने बताया कि इंसुलिन ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है,
तो वो सेंसिटिविटी 4 से 6 घंटे तक रह सकती है, तो प्रोबेबली उस टाइम पे भी उनको कम इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, राइट। सो अगर 2 कंसेक्यूटिव डेज, 2 डेज इन अ रो आपका शुगर लो होता है, तो उसका प्रीवियस इंसुलिन आप कम कर दो, और ये हर बोलस को लागू होता है। सो अगर बिफोर लंच कम हो रहा है तो बिफोर ब्रेकफास्ट कम कर दो, अगर आपका बिफोर डिनर कम हो रहा है तो बिफोर लंच कम कर दो, अगर बेड टाइम कम हो रहा है तो आप बिफोर डिनर को कम कर दो, राइट। सो इस पेशेंट में फिर हमने क्या किया, हमने ये वाला जो इंसुलिन है वो 1 पॉइंट से हमने कम कर दिया, तो अभी हमारा शुगर नॉर्मल आने लगा, राइट। सो जब लो होती है तब उसका प्रीवियस इंसुलिन कम कर देना चाहिए, राइट। अमान, अंडरस्टूड? अमान? यस मैम, यस मैम. ભાઈ અહીંયા હાજર રહેજે. સ્કૂલ ના ની ના અહીંયા क्या જ છું. કરો यार, क्या કામ ગાયબ થઈ જાવ છો? ના ના અહીંયા જ છું. તો ઠીક બરોબર ને. એટલે હવે અમાન તો જાતે ડોઝ એડજસ્ટમેન્ટ કરતા શીખી જશે, હે ને? એની મમ્માએ નહીં લમણા લેવા પડે ના, બરોબર ને? હા, નહીં હવે નહીં લેતા. હવે નથી લેતા? ગુડ ગુડ, ના. સારું. ચલો, લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. યસ. Thank you, Shalvi ma'am. So ma'am, my question is to Ruchi ma'am. Only my pre-dinner sugars are high. What should I do about it? ખાલી મારા pre-dinner sugars high રહે છે, એના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? ઓકે, સો ઘણી બધી વાર આપણે જોતા હોય, આ પણ બહુ કોમનલી થતું હોય છે કે બધા જ દિવસના શુગર નોર્મલ રહે, પણ ખાલી રાત્રે જમતા પહેલા શુગર હાઈ થઈ જાય. મેમ, કેન યુ just move on to the next slide please? ओके, सो आपने सो हम जो रात को प्रीवियसली, हाँ, जो रात को 7 या 8 बजे खाना खाने से पहले जो शुगर चेक करते हैं ना, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम दोपहर में 12 या 1 बजे लंच लेते हैं। सो लंच और डिनर के बीच में कितना गैप है, वो एक चीज है जो मैटर करती है। उसके बीच में हम लंच खाते हैं, उसके बाद इवनिंग में कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं खेलते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपके डिनर से पहले जो शुगर है ना उसको असर कर सकती है। सो जब भी आपके शुगर्स डिनर से पहले हाई आ रहे हैं, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो फिगर है ना, ये अगर कोई बच्चा हमारा रेगुलर इंसुलिन ले रहा है लंच के टाइम पे, 1 बजे उसने लंच के टाइम पे रेगुलर इंसुलिन लिया। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे आई थिंक 4th या 5th मई को ये बच्चे का 1 बजे का शुगर था 132 और 7:30 बजे का उसने चेक किया तो 345। कुछ ना कुछ हो रहा है 1 से लेके 7:30 के बीच में, जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम बीच में एक शुगर चेक करेंगे, राइट। अगर रेगुलर इंसुलिन है तो लगभग 3 घंटे बाद, अगर हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है तो लगभग 1 या 2 घंटे के बाद हमने शुगर चेक किया। जब 4 बजे शुगर चेक किया तो वो शुगर नॉर्मल था 165। ओके, दैट मीन्स कि 4 से लेके 7:30 के बीच में शुगर बढ़ा। दैट मीन्स कि शायद, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जो 4 से लेके 7:30 के बीच में बच्चे ने जो खाना खाया उसकी वजह से शुगर बढ़ा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, या तो खाने में बदलाव ऐसे करूंगी ताकि उसमें शुगर ज्यादा ना जाए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना जाए, मतलब अनाज की चीजें अवॉइड करेंगे या मीठी चीजें अवॉइड करेंगे, या तो मैं उस खाने को एक्स्ट्रा इंसुलिन का डोज लगा के कवर करूंगी, तो मेरा डिनर तक शुगर नहीं बढ़ेगा, राइट। अगर 4 बजे का शुगर अगर हाई आता है, सपोज ये मैंने चेक किया एक दिन तो इट वाज 313, दैट मीन्स कि मेरा जो लंच का डोज है वो ही कम पड़ रहा है, खाना जो लंच के टाइम का जो खाना है वो ही एडिक्वेटली कवर नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट विल आई डू, मैं लंच का डोज बढ़ाऊंगी। अगर मैं लंच का डोज बढ़ाऊंगी तो लंच के बाद का शुगर नॉर्मल रहेगा, और लंच के बाद का शुगर अगर नॉर्मल है तो वहां से डिनर तक अगर हमने ज्यादा शुगर वाली कोई चीज नहीं खाई है तो बिना डोज लिए हमारा शुगर इतना नहीं बढ़ना चाहिए। या तो हम वहां इंसुलिन लेके कुछ अगर खाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इंसुलिन लेके कवर करके खाएंगे तो इट विल नॉट इंक्रीज। सो इन दिस चाइल्ड, यस, हाँ, हमने क्या किया, इवनिंग टाइम पे शुगर चेक किया। इफ यू कैन सी द फर्स्ट रो, पहली रो में 8 तारीख को हमने खाना खाने के 2-3 घंटे बाद शुगर चेक किया, 9 तारीख को, 10 तारीख को, सभी जगह पे खाना खाने के इमीडिएटली बाद से ही शुगर बढ़ना शुरू हो गई है। तो हमने क्या किया, खाने को, समर आ गया है तो बच्चा एवरी टाइम मैंगो खाता है या
मस्क मेलन खाता है तो उसकी वजह से शुगर बढ़ रही है, तो हमने लंच का डोज बढ़ा के 5 यूनिट किया, तो इवनिंग में भी कंट्रोल में आ गया और उसकी वजह से आगे जो कैरी फॉरवर्ड होता था हाई शुगर वो भी कंट्रोल में आ गया, तो मतलब डिनर का शुगर भी नॉर्मल हो गया। इन दिस केस अगर हमारा इवनिंग का शुगर नॉर्मल आता था, सपोज 100 टू 160 170 तक में आता था, तो हम खाने पे फोकस करते थे कि इवनिंग में बच्चे ने क्या खाना खाया है जिसकी वजह से डिनर तक शुगर बढ़ रही है, राइट? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन मेघ? और कोई डाउट Yes, है बेटा ma'am. इसमें? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. So, ma'am, can we move on to the next question? हेलो मैम, Yes. मेरे लड़का 2.5 साल का है, मोहम्मद दुलाल। उसका इंसुलिन लेंटेक्स और नोवोरेपिड है, फिर भी उसका शुगर हाई आता है, तो उसको चेंज करने के लिए कुछ हो सकता है कि वही चालू रखना है? अच्छा, मोहम्मद बिलाल को हमने अभी देखा ना उसको? हाँ। नहीं, उसको कोई चेंज करने की आज जो हमने डिस्कस किया एटलीस्ट पहले उस पे काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो अभी आपने जो ग्राजीन करके जो लेंटेक्स कुछ बताया इंसुलिन, तो वो आपका लैंटस जो है ना वो ग्लार्जिन ही है। अच्छा, ठीक है ना? वो नोवोरेपिड इसके लिए सही है? हाँ, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी हम जो क्वेश्चंस आपके हैं वो लास्ट में ले, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है। આઈ થિંક રુચિ મેડમ જ આ ક્વેશ્ચન આન્સર કરશે કારણ કે આવી લોગબુક એમને બહુ ગમે છે. Aman, you want to question, like you want to put the question? अमन, आपको ये लॉगबुक में क्या दिख रहा है बेटा? Lots of high sugars. Lots of randomly high sugars. कोई ठीक से पैटर्न नहीं बन रहा है ना, कभी सुबह में हाई, कभी लंच में हाई, कभी डिनर में हाई, तो रुचि मैम क्या करना चाहिए? Okay, so ma'am, if you can, yes, so जब भी हमारे शुगर्स रैंडमली हाई और लो जा रहे हैं जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ज्यादातर आपका इंसुलिन का डोज कल्प्रिट नहीं है। आपको ये देखना है कि नंबर 1 आपका इंसुलिन पहले सही से पहुंच रहा है कि नहीं बॉडी में। नंबर 2 खाने में कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ खा लिया होता है या तो उसकी वजह से, या फिर हमने ज्यादा शुगर वाला कुछ बीच में खा लिया तो उसकी वजह से एक आध शुगर बढ़ जाता है और बाकी के शुगर्स नॉर्मल रहते हैं। बहुत बार बड़े बच्चों में या जिनमें जब निदान होता है ना, पहले 3 महीने 6 महीने हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं। उसके बाद कई बार अगर बच्चा बड़ा है या खुद से इंसुलिन ले रहा है और उसको लगता है कि मुझे कुछ तकलीफ तो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी इंसुलिन की डोजेस वो मिस करना चालू कर देते हैं। सो अगर इंसुलिन की डोजेस मिस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी शुगर्स हाई जा रहे हैं। दूसरा, अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर को या हमें बात कर सकते हो। सो इफ देयर आर एनी अदर मेडिकल रीजंस हम लोग उसको देख सकते हैं। सो पहला जो पॉइंट है लाइपो हाइपरट्रोफी, जो मेडिकल भाषा में बोलते हैं, सिंपली वो जो हम जहाँ पे इंसुलिन लगाते हैं ना वहां पे जो गट्ठे बनते हैं उसको बोलते हैं। सो बेसिकली इंसुलिन का, जैसे आगे भी हमारा डिस्कस हुआ है कि इंसुलिन का काम है चर्बी बनाना, राइट? सो अगर हम लोकली एक ही एक जगह पे बार बार अगर इंसुलिन लगाते हैं तो उससे वहां पे चर्बी के गट्ठे बन जाते हैं। चर्बी के गट्ठे बनने से 2 चीज होती है। नंबर 1, एक तो बच्चे को वहां पे दुखता नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चे को ऐसा होता है कि बार बार वही जगह पे अगर आप इंसुलिन लगा दो तो वो खुश रहता है। तो हमें भी लगता है कि नहीं, अगर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो हम वहां पे इंसुलिन लगाते जाते हैं। पर दूसरी बात यह है कि जो चर्बी के गट्ठे में जो इंसुलिन जाता है वो 100% ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत बार हम लोग ऐसे बच्चे देखते हैं जो बोलते हैं कि मैम एक डोज हाथ पे लगाते हैं, एक पैर पे लगाते हैं, एक पेट पे लगाते हैं, पर अगर आप देखोगे तो हाथ पे एक छोटा सा 1 इंच का सर्कल है, उसी पे बार बार इंसुलिन लगता है। हाथ पे रोटेट नहीं होता है या पैर पे रोटेट नहीं होता है। दूसरा, स्कूल जाता बच्चा है तो सिर्फ हाथ ही ऐसे अच्छे से एक्सेसिबल जगह होती है तो हाथ पे ज्यादा लग जाते हैं, जबकि हाथ का जो सरफेस एरिया है, जगह जो है वो सबसे कम है। सो इसलिए हाथ पे जल्दी जल्दी गट्ठे बन जाते हैं। अब चर्बी के गट्ठे आप फील करते हो तो बहुत बार एक्चुअली हमें भी कई बार डिफिकल्ट लगता है। सो आपके लिए कई बार चर्बी के गट्ठे को परसीव कर पाना मुश्किल होता है। सो इसलिए हमने लिखा है कि इट इज मोर कॉमन देन वी थिंक। सो कई बार अगर आपकी शुगर रैंडमली हाई जा रहे हैं ना, तो जस्ट आप जगह चेंज करके देखो। शायद कभी कभी इंसुलिन अगर आपका लंप में जा रहा है तो उसकी वजह से शुगर हाई
हो सकता है। डाइट तो ऐसी चीज है कि जो हमें खाने में जो जो चीजों का ध्यान रखना है वो थोड़े थोड़े टाइम पे अगर बच्चे को हमें थोड़ा अच्छे से रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो बीच बीच में हमारा कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो रैंडमली हाई और लो शुगर है ना, वो अगर हम चेक करेंगे तो ही पता चलेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि ठीक है आप मॉर्निंग में ऑल्टरनेट शुगर चेक कर लेना या इवनिंग में कभी कभी चेक कर लेना, तो हमें पता है कि आज हम इवनिंग का शुगर चेक नहीं करने वाले ना, तो हम खाने में उतना ध्यान नहीं रखते हैं जितना अगर हम करने वाले होते हैं। तो इसलिए शुगर चेक करना, उसको सही से लिखना, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जो हम आई थिंक हर सेशन पे वो चीज पे तो हम उस पे भार देंगे ही देंगे। सो रैंडम शुगर्स के लिए लम्प्स को देखो, आपके खाने पीने में ध्यान रखो, इंसुलिन बराबर से जाए वो देखो। अमान, अभी आपके अच्छे शुगर और अच्छा HbA1c आने वाला है ना नेक्स्ट टाइम पे? अमान के चे मारी पाछड़ पड़ी गया थी मैडम तो ओके, सो आई नो बहुत सारे डाउट्स होंगे अबाउट कैसे देना है, कहाँ देना है। जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन आया है एक्चुअली कि ये लम्प्स क्योर होते हैं कि नहीं। तो एक्चुअली हाँ, अगर आप थोड़े टाइम के लिए इंसुलिन देना बंद करेंगे वो जगह पे, तो वो अपने आप धीरे धीरे करके चले जाते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक आपने एक ही जगह पे इंसुलिन लगाया है तो उसमें चर्बी का टूटना भी होता है, लाइपोएट्रोफी होता है, तो वो जाने में थोड़ा दिक्कत आती है। पर अगर थोड़े थोड़े जो शुरू के है ना, उसमें अगर आप थोड़े टाइम के वहां इंसुलिन बंद कर दोगे, थोड़े टाइम से वी मीन 3 to 6 months, तो उतने टाइम में वो धीरे धीरे चले जाते हैं, फिर आप वो जगह वापस यूज कर सकते हैं। उसमें कोई बर्फ लगाने की ऐसी जरूरत नहीं होती। नो, कोई ट्यूब लगाते हो ये सबसे वो गड्ढे नहीं जाएंगे, वो अपने टाइम पे ही जाएंगे। पर मेन थिंग है कि गड्ढे ना हो उसका ध्यान रखना है। सो प्रॉपर रोटेशन ऑफ इंसुलिन साइट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये जो भी काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें जो है ना, तो उसका डिस्कशन के लिए हमने पूरा एक नेक्स्ट सेशन रखा है। तो आज के दिन आपके जो डोज एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, हम उसी पे ध्यान देंगे। रेगुलर मसाज वगैरह करने से गट्ठे वगैरह नहीं जाएंगे, पर ये बहुत जरूरी है कि आप टाइमली चेक करते रहे कि गट्ठे कहाँ लेने हैं। इंसुलिन साइट वगैरह हम सब डिस्कस करेंगे। सो सपोज मैं यहाँ इंसुलिन नहीं लगाते हूँ, जस्ट शोइंग यू, हम ऐसे अपने फिंगर से रेगुलरली फील करते रहेंगे हम जहां पे भी इंसुलिन लगा रहे हैं वहां पर। और अगर आपको कुछ अनइवन सरफेस दिखता है तो प्रोबेबली वहां पे गट्ठा बन गया है, वो जगह को हमें अवॉइड करना है। सो रेगुलरली आप हाथ पे, पैर पे, आपके चमी पे, हर जगह ऐसे आप थोड़ा फर्म प्रेशर देके आप ऐसे फिंगर को मूव करोगे, अगर कुछ गट्ठा बना है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ये जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इंसुलिन पेन के बारे में, ग्लूकोमीटर के बारे में, बबल आया, खून आया, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में अगर आपको डोज एडजस्टमेंट के लगता कोई भी डाउट्स है, देन यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। रुचि मैम, आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। Yes. Balani Anjali, you have got a question. नमस्कार मैम। हाँ, नमस्ते, बोलो बोलो। अंजलिन फादर बोलो। बोलो मैडम, रातना जे 2 वागे चेक करिए ने, हाँ, ये इनु डायबिटीज शुगर વધારે આવે છે રાતના 561 598 478 448। સુતી વખતના કેવા હોય છે? સવારે તો મોર્નિંગ માં એના જ્યારે એ ઊંઘે છે ને બેડ ટાઈમ ના શુગર, તો એ કેવા હોય છે? એ મેડમ 135 198 લો। બરોબર। સો સુતી વખતના શુગર નોર્મલ હોય છે, 2 વાગે શુગર વધી જાય છે, અને સવારે કેવા શુગર આવે છે? અને સવારે આવે છે 423 392 428। Ruchi ma'am, you want to answer or should I answer? No, ma'am, you continue. I was just checking the chat. સવારના શુગર આપણે આજે જ ચાર્ટ જોયો ને કે એ રાતના બેઝલ ઇન્સ્યુલિનના કારણે છે, રાઈટ? હવે તમે રાતનો ડોઝ કેટલો આપો છો? રાતનો ડોઝ 10 વાગ્યાનો 17। હા, એટલે 17 યુનિટ કઈ ઓછો ડોઝ નથી, અને છતાં 2 વાગ્યાનું શુગર આટલું વધારે, સવારનું શુગર પણ આટલું વધારે,
રાઈટ? હા, તો એનું right. એક કારણ એ હોઈ શકે કે ઇન્સ્યુલિન જો કામ ન કરતું હોય બરાબર, અથવા તો તમે જે જગ્યા પર આપો છો ત્યાં ગઠ્ઠા થઈ ગયા છે, એટલે તમે જે ઇન્સ્યુલિન આપો છો ને સરખું લોહીમાં ભળતું જ નથી, એટલે તમે ગમે તેટલો ડોઝ આપો એની કોઈ અસર થતી નથી, રાઈટ? ના ના પણ આ ma'am, કેસમાં એક પહેલા વસ્તુ માટે I would interrupt. Anjali had recently an episode of DK. She is in the recovering phase. Okay. But And still the bedtime sugar is normal, so the boluses seem to be working fine. Okay. Maybe we can discuss it over phone. કાલે વાત કરીએ અંજલિના પપ્પા. હા જી. હે ને? રાઈટ? છતાં પણ ટ્રાય કરજો કે એક વખત રાતનું જે ઇન્સ્યુલિન છે ને એક નવી કાર્ટ્રિજ લઈ આવજો. જો ગરમીના કારણે ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો જાણે કામ જ ન કરતું હોય ને એવું લાગે આપણને, એટલે એક દુકાનમાંથી નવી કાર્ટ્રિજ લઈને એ ટ્રાય કરીને જોઈ લેજો. તમારી સોય જોઈ લેજો એ બ્લોક નથી થઈ ગઈ ને, ક્યારેક સોય બ્લોક થઈ ગઈ હોય તો આપ કરો તો જાય જ નહીં ઇન્સ્યુલિન, તો એ પણ ખાસ ચેક કરી લેજો, રાઈટ? ઓકે ઓકે. પટેલ પૂર્વ. આપણે લો સુગર આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે બહુ એનાથી તકલીફ છે લો સુગર થી. હવે લો સુગર માં આપણા બીટા સેલ આપણે જાણીએ છીએ કામ નથી કરતા, બરાબર, ડિસ્ટ્રોય થઈ ચુક્યા છે. હવે આલ્ફા સેલ આપણા કામ કરે છે. તો લો સુગર આ જાય લો સુગર 40-50, તો લીવર માંથી એ રિલીઝ થવું જોઈએ, એ કામ લીવર કરે જ ને. આમાં છે ને જો લો સુગર થવાનું કારણ જો ઇન્સ્યુલિન વધારે હોય ને તો ઇન્સ્યુલિન ગ્લુકાગોનને રિલીઝ નહીં થવા દે. બે આપણી પાસે હોર્મોન છે, ઇન્સ્યુલિન અને ગ્લુકાગોન. ઇન્સ્યુલિન લીવરમાંથી સુગર નથી છોડવા દેતું, ગ્લુકાગોન છોડવા દે છે, રાઈટ? હવે લો સુગર થાય અને જો લો સુગર ઇન્સ્યુલિનના કારણે વધારે હોય ને તો એ ગ્લુકાગોનને એક્ટિવેટ નહીં થવા દે, એ ગ્લુકાગોનને સપ્રેસ કરી દેશે, તો લીવરમાંથી સુગર રિલીઝ નહીં થાય, રાઈટ? તો એવા ટાઈમમાં તમારે એને મોઢેથી જ આપવું પડશે. આપણે ક્યારેક ગ્લુકાગોનનું ઇન્જેક્શન આપતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? તો એ બહારથી આપેલું ગ્લુકાગોન કામ કરીને સુગરને લીવરમાંથી ગ્લુકોઝ રિલીઝ કરશે, પણ જાતનું ગ્લુકાગોન નહીં કામ કરે. એટલે આ ગ્લુકાગોન કામ કરવા માટે આપણા જે સુગર છે એ આપણી જે નોર્મલ રેન્જમાં હોય તો જ એ કામ કરી શકે એવું? ગ્લુકાગોનની નોર્મલી એટલી આપણા બોડીમાં જરૂર નથી હોતી. એટલે નોર્મલ કન્ડિશનમાં ગ્લુકાગોન કામ નથી કરતું. ગ્લુકાગોન કામ કરશે સુગર બહુ લો હોય અને આપણે બહારથી ઇન્જેક્શનના ફોર્મમાં આપીએ, રાઈટ? તો એ લીવરમાં જે પ્રી ફોર્મ્ડ ગ્લુકોઝ છે એને રિલીઝ કરશે અને સુગરને ટેમ્પરરી નોર્મલ કરી દેશે, પણ પછી એ નોર્મલ રાખવા માટે આપણે ખાવું તો પડશે, રાઈટ? ઓકે. મિસ્ટર જુનૂન રુચિ મેડમ તમે ચેટ બોક્સ જોતા રહેજો. હા આઈ એમ આન્સરિંગ ઓલ ઓફ ધેમ પર્સનલી. હા. So Mr. Zunun is a computer engineer, right? Yes ma'am, yes ma'am. हाँ, એટલે we are going to take his help in understanding a lot of technology also. Okay. Sure ma'am. We have started using liver sensor as well as the glucon transmitter, so we have converted it into CGM. So right. yeah, so I can maybe surely we help are going in to that, have a whole session on technology. So ત્યારે એવું હશે તો you just demonstrate what you have started using. Sure ma'am, yeah, we will do it. हाँ, તમારો right now the question is yes. for Hashim, my son is 7-year-old. હા, એમાં એવું છે કે હાશિમ નામના જે ડોઝ આપી છે ને તો after 2 hours એનું sugar એટલે it is around let us say 180, 190, 200 like that, but એના પછીના જે જમવાનું હોય ત્યાં સુધી લો થઈ જાય છે. રુચિ મેડમ, hello, actually can you repeat the question once again? Sorry. yeah madam, SHC we decide the dose based on how much sugar is, it is we are continuously monitoring, it is CGM. Okay, so we know that how much sugar is maximum is going, અને બે કલાક પછી કેટલું થાય છે ને બધું, તો એનો 2 કલાક પછીનો sugar 180, 190 એવું પણ થઈ જાય છે, but till the next lunch or dinner whatever it is એ લો થઈ જાય છે, ખાસો લો થઈ જાય છે. અમારે વચ્ચે એને કંઈક આપવું પડે છે અને લો પણ એટલું ફાસ્ટ થાય છે કે within 5 minutes it gets down to -10, -15 per 5 minutes like that.
ઓકે, અને એનું ફાસ્ટિંગ શુગર નોર્મલ રહે છે? હા, ફાસ્ટિંગ નોર્મલ રહેશે. એટલે એમ પણ અમારે રાત્રે ચેક કરવું પડે છે. ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે 80-90 સુધી જતું રહે છે, તો પછી અમારે એને ગ્લુકોવિટા કે એવું કંઈક આપવું પડે છે. અચ્છા, એટલે છે ને આવું એક સિચ્યુએશનમાં થઈ શકે જ્યારે તમારું બેઝલ ઇન્સ્યુલિન વધારે હોય તો. એટલે શું થાય કે તમારા બોલસ ઇન્સ્યુલિને ફૂડને પ્રોપર કવર કર્યું. હવે જ્યારે તમે કંઈ નથી ખાઈ રહ્યા ત્યારે તમારું બેઝલ ઇન્સ્યુલિન બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરે છે. સો ઇફ ઓન ધેટ બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્સ્યુલિન ઇફ યોર ચાઇલ્ડ ઇઝ એક્સરસાઇઝિંગ અથવા ઇવન નોર્મલ એક્ટિવિટીઝ ને એવું થતું હોય તો એના કારણે શુગર ડાઉન હોઈ શકે. બરાબર. હમણાં એને ખાલી 4 મિનિટ જ આપી છે અમે. સોરી, we are giving only 4 units of lentils right now. ઓકે. હા, એટલે પણ મે બી વી કેન આ જે લો શુગર નો ઇશ્યુ થાય છે બપોરે વધારે થાય છે કે બપોર પછી કે સવાર બ્રેકફાસ્ટ પછી થાય છે, રાઈટ? દરેક, એટલે લંચ પહેલા પણ થાય છે, ડિનર પહેલા પણ થાય છે. હા, તો મે બી વી કેન કન્સિડર ડિક્રીઝિંગ યોર બેઝલ ઇન્સ્યુલિન ટુ 3. ઓકે ઓકે. Yeah. Another option is કે તમે એને ડિનર ને બદલે બેડ ટાઈમ ને બદલે યુ કેન શિફ્ટ ઇટ ટુ લાઈક બિફોર લંચ ઓર સમથિંગ. એટલે તમારા બીજા દિવસ સવારે અને લંચ સુધી બહુ સિવિયર સિગ્નિફિકન્ટ ઇફેક્ટ્સ ના રહે લેન્ટસની. ઘણી વખત આપણે સાંજે 5 વાગે પણ આપતા હોઈએ છીએ ફોર ધેટ સેમ રીઝન કે ભાઈ ત્યાં સુધી આવતા આવતા એની અસર પતી ગઈ હોય ને તો બહુ શુગરને ડાઉન ના કરી દે. અચ્છા, ને આ જે જમ્યા પછી એટલે અડધો 1 કલાક પછી છે ને એનું એટલે શૂટ અપ થાય છે. ઇટ ગોઝ અરાઉન્ડ 250 લાઈક ધેટ એન્ડ ધેન ઇટ કમ્સ ડાઉન. તો એના માટે કંઈક ફાસ્ટ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન ચેન્જ કરવું જોઈએ. રાઈટ નાઉ વી આર ગિવિંગ એક્ટ્રાપેટ. So then we can shift to Humalog or Fiasp. Yeah, એટલે તમારું સો ઇફ ધીસ હેપન્સ વેન ફૂડ એન્ડ સો ફૂડ નું જે શુગર ધીરે ધીરે રાઈઝ થવાનું શરૂ થાય છે અને તમારું ઇન્સ્યુલિન બોડીમાં બ્લડમાં એડ થાય છે, એની વચ્ચે સિંક્રની ના હોય ને તો એના કારણે ઇનિશિયલી શુગર થોડું રાઈઝ થઈ શકે અને પછી ઇન્સ્યુલિન કામ કરવાનું ચાલુ કરે એટલે એ કંટ્રોલમાં આવે. સો ઇફ યુ કાઇન્ડ ઓફ ટેક બિફોર 30 મિનિટ્સ અથવા પછી તમે ઇફ યુ ચેન્જ ઓન ટુ રેપિડ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન તો એ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એટલે અમે બિફોર 30 તમે મિનિટ જે લઈએ પ્રોબ્લેમ છીએ ને. મેન્શન કરો ને એ આપણને ખાલી સીજીએમ માં જ પકડાય, જે આપણે રૂટીન શુગર મોનિટરિંગ કરીએ છીએ ને એમાં એ વસ્તુ મિસ થઈ જાય. યસ. એના કારણે HbA1c પર જે અસર પડતી હોય ને એ મિસ થઈ જાય. સાચી વાત છે. હા, એટલે હવે અમે એને 30 મિનિટ્સ પહેલા આપી દઈએ છીએ ને તો એનો બહુ લો થઈ જાય છે. મતલબ જમ્યા પછી જોઈએ ને તો એ 60, 70, 80 એટલે પછી અમે વધારે રાહ નથી જોતા. વી આર જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર 15 to 20 મિનિટ્સ ઓન્લી. Yeah, that is okay. અગર આપતા પહેલાનું શુગર તમારું લો નોર્મલ હોય તો તમે 15-20 મિનિટમાં આપી શકો છો. Yes. Okay, so next time when we meet, we may decide to change it to the rapid acting, na? Yes. જો આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ એનું છે તો then we'll shift to the rapid acting insulin. જો દરેક પેશન્ટ માટે આપણે ઇન્સ્યુલિનની રેજિમેન્ટ ટેલર મેડ હોય છે, કસ્ટમાઇઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? કે એનું જે ડેલી શેડ્યુલ હોય, ડેલી રૂટીન હોય એ પ્રમાણે ક્યારેક ગ્લાર્જિનની સાથે રેગ્યુલર પણ ચાલતું હોય, રેપિડ એક્ટિંગ પણ ચાલતું હોય, વેરિયસ કોમ્બિનેશન્સ. સ્કૂલના ટાઈમિંગ જેમ જેમ બદલા થશે ચાલુ એમ થોડા વધારે ચેન્જીસ આવશે, રાઈટ? અને જે પહેલી વખત શરૂ કર્યું એ જ તમારું લાઈફ ટાઈમ ચાલુ રહેવું જરૂરી નથી. So as in how your requirements change, the insulin regimens might keep on changing. Yes. Right? So we have to be, એના માટે regular follow-up is important. Okay. Thank you, ma'am. જાનવી ઠક્કર, તમારો ક્વેશ્ચન છે? હેલો. હા, જાનવી ઠક્કર. હેલો મેમ. હા, તમને સાંભળી શકીએ છીએ, બોલો. મેમ, જાનવીનું છે ને મોર્નિંગમાં અમે લેન્ટસ લઈએ છીએ 18 અને જોડે એક્ટ્રાપેડ 8 લઈએ છીએ. હવે બાકીના 3 ટાઈમે 88 એનું એક્ટ્રાપેડ લે છે. તો મોર્નિંગમાં છે ને 200 એબોવ જ આવે છે જે રીડિંગ શુગર ને. તો લેન્ટસ સવારને બદલે રાતે કરીએ તો કોઈ ચેન્જ પડે? જાનવી કેટલા વર્ષની છે? જાનવી 10 યર્સની છે, વેઇટ 41 કિલો છે અને 41-42 જેવું ટોટલ ઇન્સ્યુલિન જાય છે. 18 લેન્ટસ છે અને એક્ટ્રાપેડ લગભગ 88 છે. હા, તમે રાત્રે શિફ્ટ કરી શકો અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જગ્યાઓ પણ ચેક કરજો. એટલે લમ્પી એરિયાઝ પર જતું હોય તો તમે જગ્યા થોડી બદલશો તો બી વધારે સારી ઇફેક્ટ આવશે. પણ મેડમે જેમ મેન્શન કર્યું ને કે મોર્નિંગ હાઈ જતું હોય તો એક મિડનાઇટ શુગર ખાસ ચેક કરી લેવું જોઈએ. એટલે મિડનાઇટ લો થઈને સવારે હાઈ જતું હોય ને તો પણ તમને ખ્યાલ હોય. ઘણીવાર લેન્ટસ વધારે પડતું હોય બાળકને 18 એકચ્યુઅલી 16 કરવાની જરૂર હોય પણ એ આપણાથી મિસ થાય ને આપણે વધારતા જ જઈએ તો મિડનાઇટ લો વધારે ને વધારે જ થતું જાય. ઓકે, તો મેમ લેન્ટસ સપોઝ ઓછું કરીને એક્ટ્રાપેડ વધારીએ તો ચાલે એ રીતે એડજસ્ટ કરવા?
ના, પણ મોર્નિંગ શુગરમાં એક્ટ્રાપિડ નો કોઈ રોલ જ નથી. મોર્નિંગ શુગર માટે લેન્ટસ જ કામ કરે છે. ઓકે જો ઓકે તમારું બેડ ટાઈમ શુગર પણ વધારે હોય અને એ આગળ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે ને, તો ડિનર પહેલાનો એક્ટ્રાપિડ વધારો તો બેડ ટાઈમ કંટ્રોલમાં આવે, તો ખાલી લેન્ટસ જ બેઝલને મેન્ટેન કરે, રાઈટ? સો અગર બેડ ટાઈમ ઓલરેડી હાઈ છે તો કદાચ કેરી ફોરવર્ડ થઈ શકે, પણ if the bed time અથવા is બાળક બેડ normal, ટાઈમ પર કંઈક એવું નાસ્તો કરે કે જે વધારે લાંબુ ચાલે એ પ્રકારનું હોય તો એના કારણે બી મોર્નિંગ સુધી શુગર હાઈ જઈ શકે. એસ્પેશિયલી મેંદાની વસ્તુઓ રાત્રે સૂતી વખતે પિઝા કે એવું કંઈ લીધું એટલે મેંદા અને ચીઝનું કોમ્બિનેશન જે થોડો લાંબો ટાઈમ શુગરને હાઈ રાખી શકે, તો એના કારણે પણ કોઈ પણ ફેટી ફૂડ ખાઈએ ને આપણે, તો ફેટી ફૂડ થી ત્યારે તરત નહીં વધે, પણ પછી જ એને શુગર વધી શકે છે. તો એવી વસ્તુઓ પણ કંઈ બેડ ટાઈમ સ્નેકમાં જાય છે કે નહીં એ જોતા રહેવું. ઓકે, એટલે પ્રી ડિનર પણ કન્ટિન્યુ વીક થી તો 200 એબવ છે જ. ના, એટલે પ્રી ડિનર ને આપણે આજે જે ડિસ્કસ કર્યું ને કે પ્રી ડિનર હાઈ જાય તો શું ધ્યાન રાખવાનું, એ રીતે પહેલા પ્રી ડિનર ને કંટ્રોલ કરો અને લેન્ટસમાં પણ ચેન્જીસ કરો, એટલે બધું તમારું સાથે કંટ્રોલ થશે. એટલે લેન્ટસ ચેન્જીસ મીન્સ કે રાતે કરીએ એવું કહો છો? હા, કરી શકાય. ટિપિકલી અમે એવું એડવાઇસ કરતા હોય કે 2-3 દિવસ છે ને તમે ચેન્જીસ કર્યા વગર ખાલી ઇન્સ્યુલિનની જગ્યાઓ બદલો. એટલે શું કે જો ગઠ્ઠામાં જતું હોય ને તમે જગ્યા બદલો એટલે વધારે સારી ઇફેક્ટ આવે. એટલે પહેલા આપણને એ ખબર પડે કે 16 યુનિટ કે 18 યુનિટ પૂરેપૂરું જાય છે તો કેવું કામ કરે છે, રાઈટ? અને એ જ અમે જગ્યા બદલો ને એ દરમિયાનમાં તમારો મિડનાઇટ શુગર અથવા જો એક્સ્ટ્રા શુગર્સ છે એ બધા ચેક કરો, ઇવનિંગ શુગર, મિડનાઇટ શુગર, એટલે એનાથી તમને ખ્યાલ આવશે કે વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર હાઈ પ્રી ડિનર શુગર અને હાઈ મોર્નિંગ શુગર, અને પછી 3 દિવસના ઓબ્ઝર્વેશન પછી ચેન્જીસ કરો. ઓકે ઓકે, હવે જાનવીને છે ને બપોરે લંચ પછીનું જે એનું સુગર હોય છે ને, તો જાનવીને એક વખત બતાવી જાઓ, કારણ કે ઓલરેડી 10 વાગી ગયા છે ને બીજા બધા પણ થોડાક ક્વેશ્ચન્સમાં વેટિંગમાં છે, તો એક વખત આપણે ઓનલાઈન કન્સલ્ટેશન પણ ચાલુ જ છે, એટલે તો એક વખત જાનવીને બતાવી જાવ ને, કારણ કે there seems to be issues at multiple times. તો એક વખત પ્રોપરલી લોગબુક એનું ડિટેલમાં જોઈ લે તો વધારે સારું. ઓકે 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 ઓકે, થેન્ક યુ. પ્રેક્ષા, હા પ્રેક્ષા, અનમ્યુટ કરો તમારું પ્રેક્ષા. ઓકે, સો આઈ થિંક 7 લોકોએ રુચિ મેમ હેન્ડ રેઝ કર્યા છે, એમના આન્સર્સ કરીએ પછી આપણે સેશન એન્ડ કરવું પડશે. યસ મેમ, પ્રેક્ષાનું ઇવનિંગ સુગર હાઈ જાય છે મેમ 4 દિવસથી. હમણાં કઈ સાંજે 4-5 વાગે કઈ આડોડું ખાવાનું ચાલુ કર્યું છે એને? 4-5 એટલે બપોરે છે ને લંચ ટાઈમમાં હું દાળ ભાત શાક રોટલી એવું ખવડાવું છું, પણ ભાતમાં કોદરીનો ભાત ખવડાવું, કોદરી જે આવે ને એ ખવડાવું છું, તો બી એનું સુગર હાઈ જાય છે સાંજે. જો એ બધા અનાજ તો છે જ, એટલે એવું ના હોય કે ભાત ખાધું ને આ ખાધું ને ભાત ના ખાધું એટલે વધ્યું, પણ 4-5 દિવસથી જ વધારે જાય છે, તો મારે એ પૂછવું છે કે સાંજે 5 વાગે કઈ નાસ્તો કરે છે? હા. શું ખાય છે? ટેટી ખવડાય, ટેટી, ગાંઠિયા, ચણાની દાળ ને એવું. હા, એટલે એના કારણે પણ શુગર વધી શકે ને, કારણ કે ટેટી એક જાતનું વોટરમેલન જેવું થયું, ઇટ્સ મેલન, મસ્ક મેલન, તો એનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ વધારે છે. અગેન કેટલું ખાધું એ પણ મેટર કરે છે, રાઈટ? કદાચ 1-2 ચીરી ખાધી હોય તો વાંધો ના આવે, પણ વાટકો ભરીને ખાધું હોય તો ડિનર વખતે શુગર વધી શકે. તો એ ટાઈમે જરૂર પડે, તમને લાગે કે ભાઈ 4-5 વાગે ભૂખ વધારે લાગે છે અને એને ખાવું જ પડશે, તો થોડું ઇન્સ્યુલિન આપી દો, જેથી ડિનર વખતે શુગર વધી ના જાય. ઇન્સ્યુલિન આપવામાં ડરવાનું નથી. પ્રેક્ષા છે બહુ નાની વખત આપો. નાનું બચ્ચું છે પ્રેક્ષા, એટલે ઘણી વાર કેવું થાય કે હજી નવું હોય, બાળક થોડું હલી જતું હોય, ક્યારેક કોઈક વાર ઇન્સ્યુલિન બરાબર ના ગયું હોય ને તો પણ પછીનું શુગર હાઈ થઈ જાય. એટલે હા, એટલે નેસેસરી ચેન્જીસ કરો, આવી જશે ધીરે ધીરે. 4-5 વાગ્યાનું સુગર હાઈ, 315 આવે છે, 302, 418 એવું 4-5 વાગે તમે મેડમ કીધું તો 4-5 વાગે ચેક કરવાનું. એટલે તો પછી બપોરનું તમારું જે ઇન્સ્યુલિન છે ને જમવા પહેલાનું એ 1 યુનિટ વધારી જુઓ, કદાચ એનાથી ફરક પડી જશે. રસ રોટલી ને ખવડાય ને દિવસ તો હાઈ જ આવે છે. હા, એટલે તો બપોરનો ડોઝ 1 યુનિટ વધારે આપો તો સાંજે પણ કંટ્રોલમાં રહે અને રાત્રે પણ કંટ્રોલમાં રહે, રાઈટ? અને રસની બદલે કેરી ખવડાવો, રસ ના આપશો, કારણ કે ક્યારેક રસમાં આપણે ફાઈબર કાઢી નાખીએ ને, એટલે કેરીના કાઢી કટકા નાખીએ આપો, ને તો પછી એના કારણે એટલે કેરી કટકા. મેમ, રસમાં સુગર નહીં રાખતા, ઓન્લી ફોર કેરી ખાલી
એ જ કરીને આપીએ છીએ, ક્રશ કરીને જ. હા તો સુગરની વાંધો નહીં, એક સારું, point એટલે extra આપી દો. આપણે હા બપોરનો તમે 1 યુનિટ વધારી જુઓ, પછી હોય તો આપણે પાછી વાત કરીએ. મેમ કોદરીની ખીચડી, કોદરીનો ભાત કે ખીચડી ખવડાવાય? હા કોદરી ખવડાવાય. ખવડાવાય કે ચોખા સારા કે કોદરી સારી? ચોખા આપવા હોય તો દાળ વધારે લેવાની, કોદરી આપવી હોય તો દાળ વધારે લેવાની. બંને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ છે, બંનેમાં શુગર પ્રોડ્યુસિંગ વસ્તુ તો છે જ, ખાલી આમાં થોડું ફાઈબર વધારે છે તો આમાં દાળ વધારે લેવાની, સલાડ લેવાનું, શાક નાખી દેવાનું દાળ ભાતમાં. એવું છે. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. ઓકે, નિષ્ઠા પ્રજાપતિ. Good evening, ma'am. Thanks for this session. First of all, my daughter is 4-year-old and she's diagnosed before February. So my basic question is from the slide is, ma'am told that 80% of day sugar is normal. Then we are can say that we are doing a okay job for the sugar management. Like I can say only one sugar is high, like a 300 or 350, and other sugar is around within a limit in between 80 to 150 or 180. So it will be a comfortable zone for like HbA1c is only 3 months average HbA1c. So we are counting managing the sugar level considering average, like I'm taking the average of 2 months or 3 months and I'm able to manage a 178 average. So it will be comfortable. What in between my daughter getting a sugar of 350, 400, 300, but average is below 180. So it is okay, or we have to concern about it? Okay, so good question, Ishta's father. So તમે સપોઝ દિવસમાં 5, 6, 7 વાર શુગર્સ ચેક કરો છો ને એમાંથી એકાદ શુગર હાઈ જાય છે, that means કે સપોઝ ડિનરનું શુગર હાઈ જાય છે, so you are controlling that sugar and by bedtime it is normal. So that sugar I wouldn't be very much concerned about, because that high sugar period is maybe probably for 2 to 3 hours out of 24 hours. So એ તમારા એવરેજને બહુ અસર નહીં કરે. There are some families who are not able to check so many times a day. So if they are checking 3 times a day અને એના હું જોઉં ને એમાં before dinner या before lunch sugars if they are going high, I would be concerned, because that would be, I don't know કે sugar ક્યારથી high થવાનું શરૂ થયું છે ને ક્યારે પાછું જઈને normal થશે, because in between sugars મારા પાસે નથી. તો in those patients I would ask કે ના, હજી વધારે better sugar control ની જરૂર છે અથવા વધારે sugars check કરીએ. So if you are maintaining good sugar અને તમારા જે તમે average કાઢો છો થોડા time પર, અને if there is that is maintained around 170, 180, I think that should be a fairly good sugar control. For a 4 years old, it is very difficult to make tighter control than this, કારણ કે એમાં આપણે hypoનું risk થોડું વધારી દઈએ છીએ એટલા માટે. પણ જો 300-400 સુધી શુગર જતા હોય ને, તો you need to find out કે કેમ જાય છે, if you are seeing a pattern. I have some observation, like sometimes we feel we haven't give a correct way of insulin. Sometimes we feel we give already insulin, but she's very small, 4 years, so जिद कर रही है तो कुछ फूड कम खा रही है, उस वजह से भी है. और समटाइम क्या है कि हम उसका कुछ हमने फिक्स किया है कुछ एक्सरसाइज टाइम, वो अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रही है या मूवमेंट नहीं कर रही है या उन बिटवीन कुछ छोटा मोटा खा लिया है, तब वो उसका हाई जा रहा है. अंडरस्टैंड कि वो इंसुलिन के डोज के अकॉर्डिंग वो मैनेज हो रहा है, बट ये इस एम्बिग्यूटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. So जब भी वो रीजंस आते हैं, इफ यू आर एबल टू एंटिसिपेट इट कि अभी ये होगा शायद, तो प्लान अकॉर्डिंगली, ताकि आप ये 300-350 वाली को भी अवॉइड कर सके, इतना हाई ना जाए. डाउन साइड भी जाता है. देखिए मैंने प्लस साइड का एग्जांपल दिया. We also need to avoid the severe variations also. एक्चुअली मैम ने लास्ट केस समझाया था कि uneven sugar readings, we are facing the same issue, but average is maintaining below 180. So I'm linking both the questions. We are managing the food control. मैम हमारा जो फूड का कंट्रोल है कि हम मॉर्निंग में प्रॉपर ब्रेकफास्ट दे रहे, और वो रूटीन में वीकली जो मैं प्लान किया है उसी क्वांटिटी में उसी रूटीन में दे रहे, लंच भी उसी रूटीन में दे रहे, इवनिंग में अगर उसको रिक्वायर्ड है खाना है तो हम दे रहे, मोस्टली हम देते ही है, और डिनर को भी मेंटेन करें, फिर भी हमारा शुगर रीडिंग इम्बैलेंस हो रहा है.
with this same insulin doses, but average is we are maintaining below 180. So it is okay. It is okay if there are not too many hypos. Like for 2 days, dinner is sugar is near to 400, like 375. Okay, so एक चीज अच्छी ये है कि हम लोग देखते हैं कि शुगर हाई जा रहा है और वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, सो दैट इज वन गुड थिंग दैट यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग. तो आई एम श्योर कि वो जो हाई शुगर है उसका रीजन आप ढूंढ लोगे और उसको अवॉइड करोगे. What we are concerned is कि आपका एवरेज जो 170-180 है, that should not be a combination of very low and very high sugars. अगर आपके ज्यादातर शुगर are between 100 to 200 या 80 to 200 and occasional sugars are going high with maintenance of your average, that should be okay. Understood? One more thing, मैम, हमें confusion रहती है कि it is manual. हम पंच करते हैं, इंसुलिन देते हैं. Sometimes extra drops are come out. So हमें वो confusion रहती है कि हमने जो डोज इंसर्ट किया है, 10 काउंट किया, 15 सेकंड काउंट किया, तो वो हमारा इंसुलिन चला गया होगा या जो एक्सेस ड्रॉप जो गिर रहे हैं वो अदर रीजन से गिर रहे हैं या ड्रिप आउट, मतलब बॉडी से बैक ऑफ हो रहा है. इसका ऐसा कुछ मेडिकल टर्म होता है मैम कि बॉडी बैक आउट करता है अगर कोई हम इंसुलिन दे रहे हैं तो? तो बॉडी बैकआउट नहीं करता है, पर अगर जैसे आपने सुई अंदर डालते डालते ही प्रेस कर दिया है कभी, तो इंसुलिन लीक हो जाता है, या फिर अंदर काउंटिंग जो है वो उसका कम पड़ रहा है, तो जैसे आप निकाल रहे हो बाहर, देन इंसुलिन इज गेटिंग लीक्ड, राइट? तो मेक श्योर कि आप ज्यादा काउंट तक अंदर रखो, ताकि जब सुई बाहर निकालते हो you just have one small single drop at the tip of the needle and not more. Okay, if more than one drop, so then your insulin is getting wasted. Yes. But still we are discussing all these insulin related practical issues ki jo hum in the next session in much detail. So us time pe we'll try to cover these issues as well. Yes, yes. Okay, Sheetal Right Hatta, you wanted to ask something? Yes, ma'am. I'm Vihan's mom. Yeah. મેમ વિહાનને સેમ પ્રોબ્લેમ છે. રાતના લાસ્ટ 10 days થી રાતના 2 કે 3 o'clock ની શુગર છે અરાઉન્ડ અબાઉટ 250-300. We have to given around 1 or 1.5 Humalog we are giving. Again morning ના 6 o'clock સુધી બરાબર લે, પછી 7 o'clock થી અગેન રાઇઝ થાય છે. અમે 5 days થી તો સેમ લેન્ટસ નું 1 યુનિટ ઇન્ક્રીઝ બી કર્યું, બટ સેમ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, એટલે લેન્ટસ તમે ઇન્ક્રીઝ કર્યો. હવે લેન્ટસ છે ને ગ્લાર્જિન ને થોડોક ટાઈમ આપવો પડે. જ્યારે બી તમે એમાં ડોઝ ચેન્જીસ કરો ને એને 2 થી 3 દિવસ આપવા પડે એને કરવા માટે. બીજું તમે ડોઝ ઇન્ક્રીઝ કર્યો હોય તો અગેન જો ગઠ્ઠામાં જ જતો હશે ઇન્ક્રીઝ કરેલો ડોઝ તો બહુ ફરક નહીં પડે. જેમ આપણે અમે રેગ્યુલરલી પ્લેસ ચેન્જ કરીએ છીએ, ત્યાં એકવાર એવું ટ્રાય કરી જુઓ કે ક્યાંય પણ જ્યારે પણ યુ નો ક્યારે આપી જ ના હોય એવી કોઈ જગ્યા લઈને એમાં આજે લેન્ટસ આપી જુઓ અને પછી જુઓ કેવી ઇફેક્ટ આવે છે. મે બી ધેટ કેન સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ. ટ્રાય કરીએ કે મેમ. ઓકે. બેડ ટાઈમમાં સ્નેક શું લે છે? મેમ અત્યારે એનું નોર્મલ સુવે છે ત્યારે એનું 100 to 160 સુધી જ રહે છે. એટલે અગર એટલું હોય ને તો અમે કાંઈ નથી આપતા એને હમણાં. તો that is probably લેન્ટસ ઇશ્યુ ઓનલી. તો તે એ જ તમારે ક્લિયર કરવું પડશે. ડોઝ તમે ઓલરેડી વધાર્યો છે, એકવાર જગ્યા ચેન્જ કરી જુઓ તો અસર થશે. ઓકે, લાસ્ટ 10 days થી સેમ રાતના એને 1.5 Humalog અમારે આપવું જ પડે છે એને. અચ્છા, એવું જો એક વસ્તુ એવું પણ થઈ શકે, આ જનરલી બધા લોકો માટે છે. ઘણી બધી વાર એવું હોય કે બચ્ચો કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરતું હોય, માનો કે કોઈ સ્પોર્ટ્સ ક્રિકેટના ક્લાસીસ કર્યા 1 month માટે કર્યા. હવે એ જ્યારે તમે ફિઝિકલ અગેન આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધારે ડિટેલમાં કવર કરીશું, પણ તમે જ્યારે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી રેગ્યુલરલી કરતા હોય ને ત્યારે તમારા બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્સ્યુલિનનો ડોઝ ઓછો રહે. ધ મોમેન્ટ યુ સ્ટોપ ઇટ, તો એ દરમિયાન સે ફોર એક્ઝામ્પલ નવરાત્રી વખતે આપણે પોસ્ટ મૂકી છે કે ભાઈ નવરાત્રી વખતે તમારું બેઝલ ઇન્સ્યુલિનની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી થઈ શકે અગર બાળક ગરબા વધારે કરતું હોય તો એવી રીતે કદાચ કંઈ એને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરતો હોય અને સ્ટોપ થઈ હોય ને તો પણ એવું બને કે તમારી લેન્ટસની રિક્વાયરમેન્ટ થોડી વધે. અચ્છા, અને મેમ એનું લેન્ટસ છે મોર્નિંગ ના છે એટલે એવું નહીં હોય ને કે ભાઈ રાતના એનું સાવ ફિનિશ થઈ જતું હશે? આમ તો વિહાન થોડો નાનો છે એટલે એના માટે હવે વિહાન કેટલા વર્ષનો થયો? આઈ થિંક 6 years. 7 કે હા 6 years. So you can shift Lantus to bedtime also now. Usually આપણે નાઇટ ટાઈમ લો શુગર એટલી બીક નથી ને, એટલે તમે બેડ ટાઈમ પણ લઈ શકો એને. ઓકે ઓકે, આપણે બેડ ટાઈમમાં એને નાઇટ શુગર લો થતા હતા એટલે મોર્નિંગ તમે કરાયું હતું એટલે પાછું અગેન શિફ્ટ કરી લો. એ નાનો હતો ને ત્યારે શું થાય કે લેન્ટસ નું ઇફેક્ટ થોડી વધારે પડતી સારી ને વધારે પડતી લાંબી ચાલતી હોય છે. જેમ મોટા થાય ને એમ થોડાક
આપણે 24-26 કલાકની બદલે 20-22 કલાક જ કામ કરે. So Yes, then ma'am. sugar start rising. So then this is a good time to shift lantus to bedtime. Okay, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Swara's Galaxy. યસ મેમ. હા બોલો. સ્વરાને 30 kg વેટ છે એનું, તો એ 31 થી ઉપર જતું નથી મેડમ. અને એને અમે એક્ટિવ હોય બાળકો, માંદા ના પડતા હોય તો પછી વજનનું શું કામ ટેન્શન કરો છો? ના એટલે એનો પેલું જે બીએમઆઈ હોય ને એ પ્રમાણે 37 હોવું જોઈએ એવું કંઈક છે. ને જો વજનને ટાર્ગેટ ના કરો, જો બાળક હેલ્ધી હોય, એક્ટિવ હોય, વારે વારે માંદું ના પડતું હોય, ઝાડા ઉલટી ના થતા હોય ને, તો પછી વજનને ટાર્ગેટ કરવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ ઓકે. હાઈટ બરાબર વધતી હોય દેટ મીન્સ કે તમારા હોર્મોન્સ બધા નોર્મલ છે. અને એનું ઇન્સ્યુલિન નો જે ડોઝ જે અમે લેન્ટસ નો 10 આપીએ છીએ અને આખા દિવસ દરમિયાન બીજો 16 થી 17 હોય છે. ઓકે ફાઇન. એટલે જો મતલબ હાઈ શુગર્સ રહેતા હોય અને બાળકનું વજન ઘટતું હોય એના કારણે તો દેટ ઇઝ નોટ ગુડ. પણ શુગર કંટ્રોલ સારો છે, બચ્ચું હેલ્ધી છે, વારે વારે ડીકેમાં નથી જતું, then there is nothing to worry about the weight, right? પણ ઘણી વખત શુગર જો વધારે રહેતા હોય 300-400 એ બધું એક્સ્ટ્રા શુગર યુરિનમાં લોસ થાય છે, તો પણ વજન ઘટે કા ન વધે તો એ અબનોર્મલ છે. એટલે એ જસ્ટ મેક શ્યોર. એના રીડિંગ બધા 250, 187, 135, 88 એવા બધા રહે છે. ખાલી ટ્રાય કરો કે બધા હવે ધીમે ધીમે 170-160 ની અંદર રહે. રાઈટ? થેન્ક યુ મેમ. હા, અનિરુદ્ધ સિંહ. યસ મેમ. હા, કૃષ્ણદીપના ફાધર વાત કરું છું. હા બોલો. હા મેમ, કૃષ્ણદીપને જ્યારે લો સુગર થઈ જાય છે ને, સપોઝ કે 76 થી 50 ની નીચે, ત્યારે એને તરત ખબર પડી જાય છે, ફીલ કરે છે કે લો સુગર થઈ ગયું. એટલે આપણે ચેક કરીએ એને સુગર કે ગ્લુકોઝ કે જે કંઈ આપવાનું હોય આપી દઈએ છીએ. અને અત્યાર સુધી હજી એક સિંગલ એપિસોડ એવો નથી થયો કે અનકોન્શિયસ થયો હોય. ઘણીવાર 40 નીચે પણ જતું રહે છે, તો રાત્રે પણ એ ઉઠી જાય છે અને ચેક કરી લે છે. હવે મને ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે જ્યાં સુધી કોન્શિયસ રહે છે ત્યાં સુધી તો વાંધો નથી આવતો, પણ સપોઝ અનકોન્શિયસ થઈ જાય ગમે ત્યારે દિવસના, તો આપણે શું કરી શકીએ? કારણ કે ત્યારે તો સુગર કે આપણે આપી ના શકીએ. ઓકે, જો તમને વાંધો ના હોય તો આપણે છે ને હાઇપોગ્લાયસીમિયાનું આખું અલગ સેશન રાખ્યું છે. ઓકે. તો ત્યારે ડિસ્કસ કરીએ તો બધું કારણો અને સાથેની ટેકનિક ને બધું શાંતિથી ડિસ્કસ પ્રોપરલી આપણે કરીશું. રાઈટ? શ્યોર મેમ. ઓકે, યા. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, રાજવી સોલંકી. So last two questions, Ruchi ma'am, Rajvi and Janil, and then we'll end the session. Yes ma'am. Yeah, Rajvi. हाँ मैम, अगर मैं 5 વાગે માપ્યું તો મારું શુગર નોર્મલ છે, પણ 6 વાગે માપ્યું તો મારું શુગર કેમ હાઈ હશે? તે 5 વાગે શું ખાધું હશે? તું 5 વાગે કઈ નાસ્તો કરે છે? રાજવી તું ના, હું કોઈ નાસ્તો નથી, કઈ ખાધું નથી. તો પણ 6 વાગે વધી જાય છે? 5 વાગે કેટલું હોય ને 6 વાગે કેટલું હોય બેટા? 5 વાગે 130 હોય ને 6 વાગે 330 હોય છે. કોઈક વાર શુગર રીચેક એકવાર કરી લેવાનું. કોઈક વાર તમારા ગ્લુકોમીટરમાં પણ બ્લડ ડ્રોપ બરાબર ના ગયું હોય કે કોઈ હોય તો પણ ક્યારેક રીડિંગમાં ગડબડ આવી શકે. આવું રોજ થાય કે ક્યારેક ક્યારેક થાય? ઓકે, ક્યારેક ક્યારેક જ થાય છે. તો પ્રોબેબલી ગ્લુકોમીટરમાં પણ ગડબડ હોઈ શકે. તો તું જ્યાં ચેક કરે છે ને ત્યાં જો તારા હાથ ક્લીન ના હોય, કંઈક ખાવાનું ચોંટેલું હોય તું ચેક કરે ને, તો પણ એ બ્લડમાં એ વસ્તુ ભળી જાય ને શુગર વધારે આવી જાય. તો પ્રોપર હેન્ડ્સ ક્લીન કરી અને પછી ફરી શુગર બીજી આંગળીએથી જોઈ લેવાની. ઓકે, રાઈટ? ઓકે, જેનિલ. સો જેનિલ. યસ મેમ. મેમ, જેનિલ નો બ્રધર વાત કરું છું. હા બોલો. મેમ, જેનિલ ને સવારે નોર્મલ હોય છે મોસ્ટ ઓફ શુગર, બટ મેમ પછી ફ્લક્ચ્યુએશન થાય છે અને રાત પછી તો 400 પ્લસ થઈ જાય છે. એટલે મેમ ફોર એક્ઝામ્પલ મેમ બિફોર લંચ એને 296 એટલું હોય છે, 250 પ્લસ, પછી બિફોર ડિનર 187 આસપાસ થઈ જાય છે, પછી રાતે 300 પ્લસ થઈ જાય છે.
ઓકે, એટલે છે ને શું આપણે કરી શકીએ, એકવાર જે બધા શુગર છે તમે લોગબુકમાં પ્રોપરલી નોંધો, બરાબર? 4 કે 5 દિવસ બધા શુગરને લોગબુકમાં નોંધો, ડોઝ લખો અને ખોરાક લખો, રાઈટ? એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવશે કે ટ્રેન્ડ કઈ રીતનો છે. હંમેશા જ્યારે આખી લોગબુકમાં બધા જ શુગર હાઈ હોય ને, તો સૌથી પહેલા મોર્નિંગ શુગરને ટાર્ગેટ કરો. મોર્નિંગ શુગરને ટાર્ગેટ કરવા માટે તમારો જે રાતનો લેન્ટસનો અથવા જ્યારે બી આપતા હોય લેન્ટસ કે બેઝલો કે ગ્લારિટસનો ડોઝ છે ને, એને એડજસ્ટ કરો અને મોર્નિંગ શુગરને નોર્મલ કરો. જેવું મોર્નિંગ શુગર નોર્મલ થશે એટલે તમને વધારે ક્લિયરલી આઈડિયા આવશે કે ભાઈ સવારે શુગર 120 છે, તમે એની પર 5 યુનિટ આપ્યું અને જો બપોરે વધી જાય તો એનો મતલબ 5 યુનિટ ઓછા પડે છે, તો ડોઝ વધારવાની જરૂર છે. આવું બધું કરતી વખતે ગઠ્ઠા તો ખાસ મગજમાં રાખવાના જ, એટલે જગ્યાઓ તો ખાસ બદલવાની છે. મેમ એક વેરી રેર કેસમાં મેમ જેનિલને રાતે નોર્મલ હોય છે બેડ ટાઈમ પર, અને મેમ રાતનું બેડ ટાઈમ પર આપતા નથી તો સવારે નોર્મલ રહે છે મેમ. હવે છે ને એકચ્યુઅલી તમારું અગેન આ વસ્તુ અમને બહુ રૂટીનલી મેન્શન ના કરવી હોય, પણ ગ્લાર્જિનનો ઇન્સ્યુલિન જે છે ને એ જેમ એની ઇફેક્ટ આવતા 2-3 દિવસ જાય ને, એમ ઘણીવાર જતા પણ 2-3 દિવસ થાય. એટલે તમે વચ્ચે મિસ ડોઝ કરો ને તો તરત બીજા દિવસે તમને એની ઇફેક્ટ ના દેખાય, 1-2 દિવસ પછી દેખાય એવું પણ બને. ઓકે મેમ. Ma'am, Thank I you. have one small question. Actually, I am using a ketone strip to check a urine ketone for my child. With this, there is also mention is glucose level also. So there is a color index is given. So I have a confusion for the rating mention. Like there is mentioned 1000 bracket 600 plus mg per dl. What is that mean? That is urine sugar. Okay, ma'am. But it's a 1000. હા, એટલે યુરિનમાં શુગર છે બેસિકલી તમે જે યુરિન કરો એ દર 3-4-5 કલાકે એકવાર કરો ને, તો એ જ્યાં સુધી બ્લડમાં શુગર હાઈ હોય એ ફિલ્ટર થતું યુરિનમાં ભેગું થયું હોય, એટલે યુરિન શુગર ખાસું બધું હાઈ સુધી જઈ શકે. મતલબ એક અને કીટોન વાળું જે રીડિંગ છે એ નોર્મલ આવે છે, એમાં કોઈ કલર એટલે માનો કે તમારા છેલ્લા 3-4 કલાકના શુગર હાયર સાઈડ પર રહ્યા છે 300. નોર્મલી કેવું હોય કે શુગર તમારું 180 થી ઉપર 200 થી ઉપર જાય ને લોહીમાં, એટલે તરત શુગર કિડનીમાં ફિલ્ટર થવા માંડે, યુરિનમાં આવવા લાગે. એટલે તમારું સળંગ 3-4 કલાક શુગર હાઈ રહ્યા હોય તો એ બધું શુગર ધીરે ધીરે ફિલ્ટર થતું યુરિનમાં ભેગું થયું હોય, રાઈટ? એટલે તમે યુરિન માપો, એસ્પેશિયલી જો બાળકે પાણી ના પીધું એટલે યુરિન પાછું વધારે કોન્સન્ટ્રેટેડ બી હોય, એટલે તમે એમાં માપો તો એમાં 800-1000 સુધી જઈ શકે, એમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ એનો મતલબ કે લોહીમાં શુગર હાઈ રહ્યું તો એને ફોકસ કરવાનું કે એ ના થાય એના માટે શું કરવાનું એમ. અને કીટોન જો બ્લડમાં ના હોય તો યુરિનમાં કીટોન નથી આવવાના, રાઈટ? સપોઝ કંઈક રેન્ડમલી શુગર વધ્યું અને 3-4 કલાક વધારે રહ્યું તો ડઝ નોટ મીન કે એના કારણે કીટોન્સ બનશે. Okay, ma'am. Right? So ketones may be negative and still urine sugars are positive. Okay, because when मैं कब यूज करता हूँ कि जब 2-3 दिन मेरा कॉन्स्टेंटली हाई जाता है तो मैं फॉर अ सेफ्टी साइड कि कीटोन्स डेवलप हुए हैं कि नहीं, तो उस पे बेस पे मैं चेक करता हूँ. तो कीटोन नॉर्मल रहता है पर ग्लूकोज 1000 तक दिखाता है, तो मुझे उसके लिए देखिए हम है ना यूरिन शुगर यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते हैं फॉर अ कपल ऑफ रीजंस. नंबर 1, આપણે યુરિન કર્યું હોય 3-4 કલાક ભેગું થયું હોય, એટલે સપોઝ બાળક 6 વાગે સુસુ કરે છે તો એ શુગર 2 વાગ્યાનું છે, 3 વાગ્યાનું છે, 4 વાગ્યાનું છે, આપણને ખબર નથી પડતી, રાઈટ? સેકન્ડ, શુગર 180 થી ઉપર જાય ને તો જ કિડનીમાંથી ફિલ્ટર થઈને યુરિનમાં સ્પિલ થશે, એટલે બધા લો શુગર મિસ કરીશું, બધા નોર્મલ શુગર મિસ કરીશું, રાઈટ? એટલે આપણે યુરિન શુગર કરતા જે બ્લડ શુગર કરીએ છીએ એ આપણને રિયલ ટાઈમ એ ટાઈમનું શુગર બતાવે છે, બરોબર ને? સો દેટ ઇઝ વાય આપણે તમને સમજાવીએ પણ ખરા ને કીટોનના બાબતમાં સ્ટિક્સનું, તો વી નેવર ટોક અબાઉટ શુગર. આપણે કહે છે કે યુરિન શુગરને ના કરો, તમે યુરિન કીટોન્સ જ ચેક કરો. સો ડોન્ટ લુક એટ ધ યુરિન શુગર્સ, જસ્ટ લુક એટ ધ યુરિન કીટોન્સ, રાઈટ? અચ્છા, એક વૈદેહીએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કીટોન્સનો. વૈદેહી, વી વિલ ડિસ્કસ ઓલ અબાઉટ કીટોન્સ ઇન સિક ડે મેનેજમેન્ટ. છતાં હું ખાલી કહી દઉં કે શુગર લો હોય ને તો પણ કીટોન બની શકે, એટલે જો તમારું શુગર 40-50 હોય તમે યુરિનમાં કીટોન કરો ને તો પણ એ પોઝિટિવ આવી શકે છે. વિલ ટોક અબાઉટ ધેટ ઇન સિક ડે મેનેજમેન્ટ સેશન. એટલે અત્યારે હું તમને આનો ફૂલ આન્સર નથી આપતી, અને આઈ થિંક હવે 10:30 થઈ ગયા છે, સો ઓલમોસ્ટ 2 અવર્સ થઈ ગયા છે. આઈ હોપ તમને બધાને આ સેશન્સ ઇન્ફોર્મેટિવ રહી રહ્યા છે, અને
બધું તમને શીખવા મળે છે. આઈ નો તમને ઘણું બધું એઝ પેરેન્ટ્સ આવડતું જ હશે, પણ અમારો એ મોટો છે કે તમારું નાની નાની વસ્તુઓ ફરી તમે રિફ્રેશ કરી શકો, જેથી બધા ડાઉટ્સ અગેન ક્લિયર થઈ જાય. એટલે આપણે આ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે. તમે બીજા બધાના પણ ડાઉટ્સ જે ક્વેશ્ચન્સ એ લોકો પૂછતા હોય, કદાચ તમારા મગજમાં એ હોય પણ તમે ના પૂછી શકતા હો, તો એ પણ તમારા ડાઉટ સોલ્વ થઈ જાય. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન. આપણે નેક્સ્ટ વેનસડે ફરી સેમ ટાઈમે મળીશું, અને ત્યારે પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ્સ ઓફ ઇન્સ્યુલિન, રાઈટ, જે આપણે ટ્રબલ શૂટિંગ કહીએ છીએ ને કે આમ નથી થતું, આમ નથી થતું, તો શું કરવું, એ બધું આપણે ડિસ્કસ કરીશું અગેન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. અને વી આર સો વેરી થેન્કફુલ ટુ Aman and Meg for moderating the session. I hope they're still there. So Meg is there, Aman is gayab. Aman? Yes, ma'am. Chetu? Ma'am, it's our pleasure. Okay, thank you so much. So thank you so much for helping us out, and a very, very good night to all of you. Ruchi ma'am, good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Bye. Goodbye. હું session end કરું છું હવે, okay, for all. Okay, good night, ma'am. Good night. Bye.